पेज 3 सही है ना? ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पेज 3 पर आ जाओ प्लीज। तो ब्रेक के पहले ना हम लोग क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, अब प्लीज एक बार चुप हो जाओ, प्लीज चुप हो जाओ प्लीज। प्लीज एक बार सबको शांत हो जाओ। अब सुनना, बात मत करो, एकदम नहीं, एकदम बात नहीं, ठीक है? मैं बोलना स्टार्ट कर रहा हूँ, प्लीज चुप हो जाओ। ब्रेक के पहले जितना भी एक वो मतलब क्या बोलते हैं एंटरटेनमेंट वगैरह होना था, दैट हैज बीन डन। अभी मेरा क्रूड फोकस पूरा का पूरा इस पे कंटेंट पे होने वाला है, ठीक है? रिवीजन क्लास में हमेशा देयर इज ऑलवेज अ चैलेंज कि कम टाइम के अंदर इतना कुछ कैसे कवर किया जाए। ये सबका एक चैलेंज होता है, इट्स फॉर यू ऑल्सो, इट्स फॉर मी एज वेल, कि एक दिन के अंदर मैं कितना कराऊं। तो मैंने इसीलिए काफ़ी मेहनत किया, कंटेंट को काफ़ी फिल्टर किया, काफ़ी ज़्यादा सजाया ताकि वो एकदम कम हो जाए, और कोशिश है कि एक 3-4 घंटे में कवर हो पाए। बट स्टिल वो कहीं ना कहीं फिर भी थोड़ा लैग कर ही जाता है। तो जितना हो सकता है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, अभी मैं डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी रफली 2 बज गए हैं रफली, ठीक है? तो 1 से 1.5 घंटे तक का डिस्कशन और होगा, मतलब 3 से 3.5। आई नॉट गो टू 4, मैक्स 3.5 तक या 3.15 तक जा सकता है, कोई इशू नहीं उसमें, ठीक है? तो ये जो 1 to 1.5 आवर्स का डिस्कशन होने वाला है, इसमें हम लोगों का बस यही अटेम्प्ट रहेगा, वी कैन डू एज मेनी ऑब्जेक्टिव्स एज पॉसिबल। और दूसरा, वो जो यूनिट नंबर 6 का थ्योरी कंटेंट है, यूनिट 6 का, वो और उसके ऑब्जेक्टिव्स, ये टोटल है जो आज का एजेंडा है, सारा ऑब्जेक्टिव्स प्लस यूनिट 6 का थियरी। तो टू द एक्सटेंट पॉसिबल मैं सारा ही डिस्कस करूंगा, समझाऊंगा। व्हाट आई नीड इज कि तुम बस थोड़ा सा फोकस्ड रहो, ठीक है? क्लियर है? तो स्टार्ट कर रहा हूं। पेज नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 52, पेज नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 52, ये बोर्ड पे ये रहा। ओके, क्वेश्चन नंबर 52 तुम्हारे शीट पे पेज 3 पे, 52 टॉप पे और यहाँ पे। ये क्वेश्चन अच्छा है, मतलब थोड़ा यूनिक टाइप का है। क्वेश्चन को देखो। मिस्टर एल ऑफर्ड टू टेक अ हाउस ऑन लीज फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years at 1 lakhs per annum. Okay, if the house was put through repairs and rooms, repairs तक भी ठीक है, पर उसके आगे क्या बोला? रूम्स वर हैंडसमली डेकोरेटेड। अब देखो, रूम का इंटीरियर डेकोरेशन किस लेवल का हो सकता है ना, इसका कोई कल्पना भी नहीं है। हम लोग इंटीरियर डेकोरेशन पे 25 लाख फूंक सकते हैं, 2 करोड़ भी फूंक सकते हैं, वो किसी भी लेवल का हो सकता है। नाउ दैट्स वेरी वेग, टेलिंग द बिल्डर कि मैं आपसे फ्लैट भाड़ा पे ले लूंगा प्रोवाइडेड आप फ्लैट को हैंडसमली डेकोरेट करा दो। तो यार इसका तो कोई लिमिट नहीं है, मतलब यू आर मेकिंग द टर्म्स ऑफ द ऑफर एम्बिगुअस, इट्स नॉट क्लियर। सो हियर देयर इज नो ऑफर, सिंस ये ऑफर सही नहीं है, बिकॉज द टर्म्स ऑफ द ऑफर इज टू वेग। वेग मतलब होता है अजीब, अनक्लियर, ठीक है? प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है। तो आंसर होगा सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 56। ओके, ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है? मैं कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स जो है ना, मैंने इसमें इजी भी डाले थे, कुछ हार्ड भी डाले थे। तो जो इजी वाले ना, थोड़ा सा प्लीज वो मेरे को अलाउ करो कि मैं स्किप करूंगा, ठीक है? तो उसके बगल में मैं ई लिखवा रहा हूँ, ई मतलब इजी खुद से हो जाएगा, उसका आंसर मैं बता दूंगा तुमको अभी। ओके, तो वो मैं डिस्कस करने में टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता। 56 ई लिख दो, उसका आंसर होगा सी, उसका आंसर होगा सी, इनवैलिड एक्सेप्टेंस, ठीक है? अगर इसमें डाउट कुछ नहीं है तो सिंपल सा देखो, ए ऑफर्स बी टू बाय स्कूटर फॉर 5,000 ओनली व्हेन बी सेल्स हिज बाइसाइकिल टू हिम फॉर 500। मतलब तुम मेरे को अगर अपना बाइसाइकिल 500 में दोगे तभी मैं तुम्हारा स्कूटर 5,000 में लूंगा। तो अब ये क्या बोला? बी एक्सेप्टेड टू बाय ए स्कूटर बट डज नॉट सेल हिज बाइसाइकिल। तो ये ऑफर वैलिड होगा क्या? ये एक्सेप्टेंस हुआ क्या? तो मेरे को पूछा है, इट इज एन इनवैलिड एक्सेप्टेंस बिकॉज ये एक्सेप्टेंस कंडीशनल एक्सेप्टेंस है। याद रखना, एक्सेप्टेंस का पहला रिक्वायरमेंट होता है, जैसे हम लोग पढ़ के आए एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ वैलिड ऑफर, वैसे ही एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस भी तो होता है। तो उसका पहला रिक्वायरमेंट होता है दैट एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनकंडीशनल एंड अनक्वालिफाइड। और तुम जो एक्सेप्टेंस दे रहे हो वो क्या है? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, कंडीशनल एक्सेप्टेंस, तो वैलिड नहीं है। आंसर है सी, इनवैलिड एक्सेप्टेंस। ब्रैकेट में लिखो कंडीशनल एक्सेप्टेंस, बिकॉज इट इज कंडीशनल एक्सेप्टेंस। ठीक है,
58 नंबर सिंपल है, खाली लैंग्वेज ही इसका टेढ़ा बाका है, बाकी बात बराबर है। ओके, मैंने अगर तुमको कोई ऑफर दिया पर उसमें मैंने कंडीशन लगा दिया कि ये वाला कंडीशन करोगे तभी वो ऑफर ले सकते हो, तुमने वो कंडीशन फुलफिल कर दी, इसका मतलब तुम मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर रहे हो ना, तो इसका आंसर क्या होगा? एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर। तो ए। 60 में करा दिया था, अभी लंबा क्वेश्चन था। 66 क्या हुआ? क्या? हद है यार। 66 नहीं वो रहेगा। हॉलीडे पैकेज अनाउंस्ड एज एन एडवर्टाइजमेंट। ये जितना भी मेकमाईट्रिप.com, इस सबको हॉलीडे पैकेज अनाउंस होता है। ये ऑफर थोड़ा ना कि तुम फटाक से आके ग्रैब कर लो। इट्स एन इन्विटेशन टू यू कि आप आओ हमारे पास ऑफर करने, हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। याद रखना, दुनिया में जितना भी एडवर्टाइजमेंट्स है, होर्डिंग फोर्डिंग जो भी लगा है, ऑल ऑफ देम आर इन्विटेशन टू ऑफर। उस एडवर्टाइजमेंट को देख के आप आओ, ऑफर दो, हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। सो ऑल एडवर्टाइजमेंट्स आर व्हाट? इन्विटेशन टू ऑफर। तो आंसर होगा वही सी था। 71 विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज नॉट नेसेसरी फॉर वैलिड ऑफर? इजी है। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए। अनकंडीशनल टर्म जरूरी नहीं है, ऑफर कंडीशनल हो सकता है। प्लीज लिसन, एक्सेप्टेंस कभी भी कंडीशनल नहीं हो सकता। एक्सेप्टेंस हमेशा अनकंडीशनल होता है, पर ऑफर कंडीशनल हो सकता है। एक्सेप्टेंस हैज टू बी अनकंडीशनल, ऑफर में बी कंडीशनल। कई बार देखते नहीं हो, बाहर होर्डिंग पे ऑफर रहता है, बगल में स्टार मार के नीचे लिखा था टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई रहता है ना। तो ऑफर में बी कंडीशनल और अनकंडीशनल, बट एक्सेप्टेंस मस्ट ऑलवेज बी अनकंडीशनल। तो ये जो अनकंडीशनल वाली बात है ना, ये एक्सेप्टेंस के लिए तो जरूरी है, पर ऑफर के लिए जरूरी नहीं है। तो यही आंसर है बी। अब तुम एक चीज नोटिस कर रहा है, ऑब्जेक्टिव पढ़ाने के दौरान पहली बार ये सब टाइप का डायलॉग मैं बोल रहा हूं कि ऑफर तो कंडीशनल या अनकंडीशनल भी हो सकता है, पर एक्सेप्टेंस केवल अनकंडीशनल। ये सब डायलॉग जो होता है ना, ये नॉर्मली एक्ट पढ़ते वक्त आता नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव के दम पे बनता है ये सब डायलॉग। इसीलिए थोड़ा ऑब्जेक्टिव्स भी इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना। मैंने बोला था कि डिस्कशन टू प्रोंग्ड है, एक तो मैं थ्योरी दिखा दिखा के डिस्कस करूं, वो तो है ही, प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट ऑब्जेक्टिव भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज में नया नया चीज सीखने को मिल रहा है। देखो, तुम्हारे पास ये टाइम कभी नहीं हो पाएगा कि तुम बैठ के सारा ऑब्जेक्टिव घर में करो, तो जो हार्ड वाला है वही मैं फिल्टर करके घर आ रहा हूं, तो तुम्हारा एक तरह से ऑब्जेक्टिव का काम तो तमाम हो गया ना, तुमको उसका लोड फिर लेना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट ये वाला, अ टेंडर विल बी इररिवोकेबल वेयर। इसका मतलब क्या है? एक काम करो, इस सवाल का जवाब अगर कोई स्टूडेंट स्ट्रेट पढ़ के देना चाहेगा वो गड़बड़ा जाएगा। इसको एक दूसरे तरीके से करता हूं। टेंडर और बिड्स क्या होते हैं? ऑफर की इनविटेशन टू ऑफर, ऑफर। तो एक काम करो ना, यहां क्वेश्चन में टेंडर के बजाय लिख दो ऊपर ऑफर, फिर रीड करो। अच्छा लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया था, ठीक है। क्या नंबर है इसका? वो ब्रैकेट में लिखा है क्या मैंने ऑफर? ठीक है ठीक है, ओके। तो एक काम करो, वो उसको पूरा एक बार ऑफर बोल के सोचो, टेंडर बोल के मत सोचो, ऑफर बोल के सोचो। एन ऑफर विल बी इररिवोकेबल, मतलब इररिवोकेबल मतलब ऑफर देने के बाद अब आप उसको वापस नहीं ले सकते। एन ऑफर विल बी इररिवोकेबल व्हेन, नंबर ए, ऑफरर हैज फॉर सम कंसिडरेशन प्रॉमिस्ड नॉट टू विथड्रॉ। ऑफरर ने बोला है कि अगर तुम मेरे को इतना रुपया दोगे तो मैं अपना ऑफर विड्रॉ नहीं करूंगा, मेरा ऑफर खुला रहेगा। सही है। सेकेंड, देयर इज अ स्टैट्यूटरी प्रोहिबिशन अगेंस्ट विड्रॉवल। कोई स्टैट्यूटरी प्रोहिबिशन है कि आप ऑफर देने के बाद पीछे नहीं हट सकते। तो दोनों ही सूरतों में ऑफर इररिवोकेबल है। तो आंसर है आइदर ए और बी, ये वाला, ठीक है, सी। डन। यार ये क्वेश्चन ना बहुत जबरदस्त है। इसमें क्या है, पढ़ते वक्त एक बार तुमको लगेगा सब कुछ सही जा रहा है, पर नहीं जा रहा है। इसको इंपॉर्टेंट लिखो, इंपॉर्टेंट। इधर सुनो, एम ऑफर्ड टू सेल हिज लैंड टू एन फॉर 70 लाख। ये अपना 70 लाख में बेचना चाहता है जमीन, ठीक है। एक काम करना यार,
पीछे लास्ट में, उसको पीछे आके मनीष को बोल के आओ ना कि सारा एक बार फैन ऑन कर दे कम से कम, मतलब गर्मी लग रहा है ना। वहीं से स्विच था क्या? तो करो ना सारा ऑन। ओके प्लीज शांति, मैं डिस्कस कर रहा हूं, चुप हो जाओ। अरे इधर देखो यार, ये जो क्वेश्चन है ये पढ़ के एक बार लगेगा कि सब सही जा रहा है, ये सही नहीं है। इस आदमी ने एक काम किया है जो ऑब्जर्व करने लायक है। एम ने एन को ऑफर दिया 70 लाख में देगा। अब एन ने देखो क्या किया, तुरंत बोला हाँ 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 और 20 लाख भेज दिया और बोला बाकी का 50 लाख जो है ना वो मैं 10-10 लाख का मंथली इंस्टॉलमेंट में दूंगा। क्या ये मंथली इंस्टॉलमेंट का कंडीशन एम ने अपने ऑफर में लिखा था क्या? जो तुमने बोल दिया कि मैं मंथली इंस्टॉलमेंट दूंगा, तो तुम्हारा एक्सेप्टेंस कंडीशनल है। यानी एन ने एक्सेप्टेंस दिया कि देखो मैं एक्सेप्ट तो कर रहा हूं पर मेरा एक शर्त है कि मैं 20 लाख आज दूंगा और बाकी 50 लाख 10-10 लाख का 5 इंस्टॉलमेंट में दूंगा। तो तुम तो शर्त डाल रहे हो ना, सो इट इज व्हाट, कंडीशनल एक्सेप्टेंस। कंडीशनल एक्सेप्टेंस वैलिड होता है क्या? नहीं। तो इसका आंसर है देयर इज नो वैलिड एक्सेप्टेंस। ये वाला बगल में लिख दो, बिकॉज एन हैज इम्पोज्ड अ कंडीशन, बिकॉज नवीन हैज इम्पोज्ड अ कंडीशन। क्या वॉइडेबल तो लैक ऑफ फ्री कंसेंट में होता है, कहां लैक ऑफ फ्री कंसेंट दिख रहा है? ये कहां से आंसर हो सकता है? वॉइडेबल तो लैक ऑफ फ्री कंसेंट में होता है ना, वो तो है ही नहीं कोई केस यहां पे। इसका आंसर ए है, बिकॉज नवीन ने एन ने कंडीशन डाल दिया कि मैं 5 इंस्टॉलमेंट में दूंगा। ओके क्लियर? नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन रिपीट टाइप का है, चुप हो जाओ प्लीज। ये वाला क्वेश्चन रिपीट टाइप का है। ओके सुनो, ऑफरर ने ऑफरी को बोला कि अपना एक्सेप्टेंस टेलीग्राम से देना। ऑफरी ने टेलीग्राम से नहीं दिया, परंतु ऑफरर ने फिर कुछ ऑब्जेक्शन भी नहीं किया, तो इसका मतलब उसने मान लिया। देखो ये जो शर्त है कि टेलीग्राम से देना, ये तो ऑफरर ने डाला था ना, तो वो अपनी शर्त को तो खुद हटा ही सकता है। तो द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, बॉम्बे। ठीक है, ये रहा, ये तो वही थ्योरी का ब्लैंक क्वेश्चन आया, एकदम सिंपल। वो राम और लकी वाला जो ब्रेक के पहले चल रहा था। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर। अच्छा, प्रपोजर मतलब कौन? इस साइड ऑफरर। राम के लिए एक्सेप्टेंस कब खत्म है? वो वाला डेट, the date when the offeree puts his acceptance in a course of transmission beyond his control. तो इसका आंसर only when it is put in the course of transmission to him so as to be out of the power of the acceptor. तो सी। ये वाला क्यों, ये कैसे हो गया? ओ करा दिया, ठीक है। वर्ड्स लाइक, अच्छा रुको, जब मैं ऑफर टॉपिक पढ़ा रहा था तो 9 बुलेट्स लिखे हुए आए थे ना बोर्ड पे, 9 बुलेट्स। उसमें 8वां बुलेट था, द स्पेशल टर्म्स ऑफ द ऑफर मस्ट बी ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी। तो कई बार क्या होता है कि अग्रीमेंट पे या कोई डॉक्यूमेंट पे लिखा रहता है सी बैक फॉर कंडीशंस, मतलब बिल के पीछे कंडीशंस लिखा हुआ है। तो ये एक तरीका है ना जहां पे ऑफरी को हम लोग ला रहे हैं कि आप देख सकते हो पीछे जाके। तो यहां पर वर्ड्स लाइक सी बैक फॉर कंडीशंस, प्लीज टर्न ओवर, सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस कंटेन्ड इन एनेक्चर, these are all good, allowed, are sufficient for a reasonable notice of special conditions to the acceptor. Yes, तो आंसर है ट्रू। ओके, यहां तक क्लियर? नेक्स्ट, K, an actress engaged for a tour. The agreement provided that if the party went to London, K would be engaged at a salary to be mutually agreed. You have left the agreement open. पैसा का बात तो किया ही नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट।
बोलता है कि अगर हम लोग लंदन ट्रिप पे गए तो आपको हम लोग परफॉर्म करने के लिए हायर करेंगे उस पैसा पे जो हम लोग उस वक्त बैठ के डिसाइड करेंगे। तो कोई अग्रीमेंट बना क्या? देयर इज नो अग्रीमेंट बिकॉज द इट इज टोटली वेग। आपने कुछ डिसाइड ही नहीं किया। ये तो एक तरह का अग्रीमेंट टू अग्री इन फ्यूचर है। इसको क्या बोलते हैं? अग्रीमेंट टू अग्री इन फ्यूचर। तो ये कोई अग्रीमेंट है ही नहीं। तो इसका आंसर है देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। खत्म क्या? एक बार बताना कौन सा क्वेश्चन पढ़ा है अभी? ठीक है। अब इसी में टॉपिक 2 भी है, वो भी यूनिट 2 का ही पार्ट है, उसका क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं मैं। ये रहा, मिल गया टॉपिक नंबर, यो क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहा हूं। एन एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन मतलब जो अभी तक दिया नहीं है। तो क्या क्या लिखा है? इज एन आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी ऑन बोथ द पार्टीज, यस। कंसिस्ट ऑफ अ प्रॉमिस इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में ये कर देंगे, यस। इज अ प्रॉमिस फॉर अ प्रॉमिस, तुमने कुछ प्रॉमिस किया उसी के बदले रिटर्न में दे रहा है। तो ऑल ऑफ द अबव। Number 6, consideration is not valid if it is physically impossible, true. Legally impossible, true. Uncertain, true. D, all of the above. Case law of Chinaya versus Ramaiya deals with, चिनैया रमैया का कौन सा पॉइंट था? 2 केस पढ़ाया था कंस्टिट्यूशन पे, बलदेव, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, और दूसरा कौन सा था? चिनिया रमैया। तो चिनिया रमैया वाला था कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। तो आंसर है डी। ठीक है, देखो एक चीज सुनो। एक टॉपिक थी जो लास्ट में मैंने पढ़ाया था, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक आदमी जो इस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा ही नहीं है वो आके सू कर सकता है क्या? नहीं सू कर सकता है ना। वो मेरे को सू कर सकता है क्या आके? उस आदमी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। उसको स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन नहीं बोला जाता, ठीक है। अ स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन कैन सू। स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट होता तो कैन नॉट सू। इधर फिर से ये प्रीविटी के ऊपर है। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में 4 एक्सेप्शन लिखाया था, बताया था। ट्रस्ट, एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी, मैरिज एंड फैमिली सेटलमेंट, असाइनमेंट। ये कौन सा है? ट्रस्ट। इन केस ऑफ ट्रस्ट द बेनिफिशियरी ऑल्दो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है येट वो सू कर सकता है। ये प्रीविटी का एक्सेप्शन है। तो आंसर, द बेनिफिशियरी बीइंग अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट स्टिल ही कैन सू बिकॉज दिस इज एन एक्सेप्शन। ट्रस्ट के ऊपर लिख दो एक्सेप्शन। अच्छा, मैं तुमको एक इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, ऑल्दो ज़्यादा टाइम नहीं इस चीज़ को डिस्कस करके एक्सप्लेन करने का, पर थोड़ा सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक चीज़ सुनो, कई बार क्या होता है ना, कुछ बिजनेसेस जब चलते हैं तो उसकी वजह से एंसिलरी बिजनेसेस चल पड़ते हैं। ओके, ये एकदम फैक्ट बात है। फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू वेरी प्रॉपर एग्जाम्पल। तो मैंगोलेन देखा है यहाँ से, SSCI का मैंगोलेन में 3rd फ्लोर पे ऑफिस है। ओके, काका टी वाला है ना, उसी के ऊपर। जब हम लोग का सबका क्लासेस, मेरा और संजय भैया क्लास जब वहाँ होता था तो उस टाइम पे काकाटी सुबेरे 8 बजे 7:30 बजे 8 बजे खोल देता था। बिकॉज उस टाइम पे पूरा स्टूडेंट्स का भीड़ निकलता है ब्रेक में जो कंज्यूम करते थे, तो उसका सेल्स एकदम टकाटक जा रहा था, इंक्रीज हो गया था। फिर सेंटर यहाँ शिफ्ट हो गया, अब अपने मैंगो लेने के बदले हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो अब उनका सुबह का सेल्स ड्रॉप हो गया। अब वहाँ 9:30 बजे भी जाओगे ना तो चाय मुश्किल से मिलता है, वो बाद में खुलता है। तो उनका सेल्स डिक्लाइन हुआ और नीचे जो डेली वैली वाले बैठते हैं, ठीक है, इनका सेल्स एकदम बढ़ गया। ये जो नीचे लोकल हॉकर बैठता है, इन लोगों का सेल्स एकदम बढ़ गया ना। सोचो ज़रा, काका टी वाला क्या करता है? SSCI को एक लीगल नोटिस भेजता है। किस बात का? कि आप लोगों की वजह से हमारा धंधा कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया, जितना डिफरेंस आ रहा है, डैमेज आ रहा है, पे करो। ये होगा क्या?
नहीं नहीं होगा, मतलब ठीक है, सिंपल। तो हम लोग, वो आदमी कौन है? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन सुनो, क्या वो बेनिफिटेड था? अरे हाँ, वो बेनिफिटेड था ना हमारे वहां से। तो ऐसे आदमी को अपने क्या बोलते हैं? बेनिफिशियरी। क्या हर बार एक बेनिफिशियरी के पास, क्या हर बार एक बेनिफिशियरी के पास सू करने का अधिकार होता है क्या? नहीं, कभी कभी होता है। वो कभी कभी का 4 केस था: ट्रस्ट, एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी, मैरिज सेटलमेंट, वो फैमिली सेटलमेंट, एंड असाइनमेंट। हर बार बेनिफिशियरी के पास सू करने का राइट नहीं होता। इधर असाइनी भी एक्सेप्शन था ना, असाइनमेंट, तो ये एक्सेप्शन में आता है। एन असाइनी बीइंग अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन सू, तो ए। द डॉक्ट्रिन of privity of contract means that a contract is a private relationship between the parties to the agreement। केवल उन दोनों के बीच में ऑब्लिगेशन है और कुछ नहीं, तो इसको बोलते हैं प्राइवेट रिलेशनशिप। ये वाला केस जो है ना, ये वो राजलक्ष्मी देवी और भूतनाथ पे बेस करके है। ये केस पढ़ाया था, याद है क्या? हस्बैंड वाइफ में पटता नहीं है, दोनों अलग रहते हैं, ठीक है? हस्बैंड वाइफ में बनता नहीं है, दोनों अलग रहते हैं। तो हस्बैंड ने उसको, क्या नाम है वो, हस्बैंड ने वाइफ को बोला कि मैं अलग रहूंगा पर मैं तुमको मंथली लिविंग एक्सपेंस देता रहूंगा। फिर बाद में देना बंद कर दिया, तो वाइफ ने कोर्ट में केस कर दिया कि ये पे नहीं कर रहा है। तो हस्बैंड बोला कि देयर इज नो कंसिडरेशन, मैं तो पे कर रहा हूं बट देयर इज नो कंसिडरेशन फ्रॉम हर साइड, एनी प्रॉपर्टी और एनीथिंग। तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। तो वाइफ बोलती है कि हम लोग हस्बैंड एंड वाइफ हैं, तो सिंस देयर इज अ हस्बैंड एंड वाइफ वाला थिंग, रिलेशनशिप, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन क्या होता है? एक्सेप्शन, वहां पे कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती। तो हस्बैंड बोला नियरनेस ऑफ रिलेशनशिप डज नॉट इंप्लाई नेचुरल लव एंड अफेक्शन। खाली हम लोग हस्बैंड वाइफ रिलेशन में, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन हो। तो इधर नियरनेस ऑफ रिलेशनशिप बाय इटसेल्फ डज नॉट नेसेसरली इंप्लाई एग्जिस्टेंस ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। तो आंसर है सी। ब्रदर्स के बीच में तुम देख लो, ब्रदर्स रिलेशनशिप है, पर मतलब क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ड्यू टू करियर एंड दिस दैट वगैरह ब्रदर्स सेपरेट हो जाते हैं, तो उनके बीच में ऐसा कोई मतलब वो पूरा अलग ही हो जाता है उनका पाथ। तो मतलब ऑल्दो देयर इज अ रिलेशनशिप बट इज देयर एनी काइंड ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन? नो, ठीक है। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? नंबर ए, जनरली अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू, ट्रू, टी लिख दो। अ वर्बल प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेट इज वैलिड, फॉल्स। टाइम बार्ड डेट का प्रॉमिस राइटिंग में होना चाहिए, वर्बल, वर्बल मतलब ओरल नहीं चलेगा, फॉल्स। नंबर सी, कंप्लीटेड गिफ्ट्स नीड नो कंसिडरेशन, ट्रू। 6 एक्सेप्शंस था: नेचुरल लव एंड अफेक्शन, पास्ट वॉलंटरी सर्विस, टाइम बार्ड डेट, बेलमेंट, गारंट एजेंसी, और ये क्या नाम है इसका, कंप्लीटेड गिफ्ट, तो ये ट्रू। चौथा, नो कंसिडरेशन नेसेसरी टू क्रिएट एजेंसी, ट्रू, तो फॉल्स एक ही था, बी। अ पैसेंजर, कहाँ गया? अ पैसेंजर डिपॉजिटेड अ बैग इन द क्लोक रूम, acknowledgement receipt given to him carried on the face of it the words see back, ठीक है? तो वो टिकट के पीछे वो लिख के दे दिए थे कि हम लोग सामान के लिए हमारा लायबिलिटी लिमिटेड है। वन कंडीशन लिमिटेड द रेलवे, लिमिटेड द लायबिलिटी ऑफ रेलवे फॉर एनी पैकेज टू ₹100। तो अगर बैग खोया तो रेलवे वाला खाली आपको 100 रुपया देगा, उससे ज़्यादा का लायबिलिटी रेलवे वाला नहीं ले रहा है। सही है एकदम। अच्छा, रेलवे वालों ने जब टिकट पे लिख दिया सी बैक, तो उन्होंने एक तरह से दे हैव टेकन अ प्रिकॉशन कि सामने वाला पीछे देख के कंडीशन पढ़ ले। द बैग वॉज लॉस्ट एंड द पैसेंजर क्लेम्ड 2400, मिलेगा क्या? कितना मिलेगा? 100। तो आंसर कौन सा वाला है? कौन सा दिख रहा है बोलो? नो, नो, द पैसेंजर हैड कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब लिखो डीम्ड नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस को मतलब क्या बोलते हैं? डीम्ड नोटिस। एक चीज सुनो, मैं तुमको
कंस्ट्रक्टिव नोटिस वर्ड का मतलब बता रहा हूं, एंड लिसन टू मी केयरफुली। भारत सरकार ने टैक्स बढ़ाया, कोई चीज़ पे बढ़ा दिया, ओके, ये नॉर्मल बात है। दिल्ली में वैट बढ़ाए गए, जिसको लेके अरविंद केजरीवाल का बहुत वो भी हुआ छीछी लेदर। फिर इधर वो सर्विस टैक्स जो है वो भी पहले 12.36 का 14 हुआ, फिर अभी 14 का कितना हो गया है, 14.5% हो गया। तो गवर्नमेंट ने जैसे 14.5 किया, उसके लिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट पब्लिश कर दिया। अब हिंदुस्तान का हर बंदा तो बैठ के नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट पढ़ता नहीं रहता, तो वो ये थोड़ा बोलेगा मैंने पढ़ा नहीं मतलब टैक्स बढ़ा नहीं मतलब मैं 14 दूंगा। ऐसा होगा क्या? हम लोग बोलते हैं एक बार अगर ऑफिशियल गैजेट पे पब्लिश हो गया तो एवरीवन हैज गॉट डीम्ड नोटिस, कंस्ट्रक्टिव नोटिस। मान लिया जाएगा, आपको पता है कि नहीं पता, उससे पता नहीं हम लोग को, पर मान लेंगे कि आपको पता है कि वो सर्विस टैक्स 14.5 हो गया है। इसको क्या बोलते हैं, डीम्ड नोटिस या कंस्ट्रक्टिव नोटिस। जब उन्होंने टिकट के पीछे लिख दिया है सी बिहाइंड, तो इसका मतलब है कि पीछे तुम्हारे कंडीशन तुमको देख लेना चाहिए था टिकट के पीछे की 100 रुपये लाइबिलिटी इनका, ओके। तो आंसर है डी। हिंदू कहां गया, ये वही आ गया, राजलक्ष्मी देवी भूतनाथ। हिंदू हस्बैंड by a registered document after referring to quarrels and disagreements between himself and his wife promised to pay his wife a sum of money for her maintenance and separate residence. The above contract is void since natural love and affection was missing. दोनों के बीच में कोई natural love and affection क्या हुआ? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मारो इसको। एक बार प्लीज, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको रीड करो। दो भाई है, इधर दो भाई है, ऑन पार्टीशन ऑफ अ फैमिली, फैमिली पार्टीशन हो रहा है, ठीक है। तो जायदाद का बंटवारा हो रहा है, फैमिली पार्टीशन हो रहा है, दोनों भाई अलग हो रहे हैं, तो जायदाद का बंटवारा हो रहा है, सारा आपस में बांट लिया। तो अब क्वेश्चन उठता है कि जो मदर है उसका खर्चा कौन बियर करेगा, ठीक है। तो दोनों ने बोला था कि वो लोग बियर करेंगे। अब क्या हो रहा है कि वो लोग खर्चा बियर नहीं कर रहे हैं। क्या मदर उनके खिलाफ केस फाइल कर सकती है? नहीं। और क्यों, मतलब खाली हाँ या ना नहीं चलेगा, आई वॉन्ट रीजन ऑल्सो। पहला सवाल, मां उन लोग के खिलाफ केस कर सकती कि नहीं? मैं इसको बता रहा हूं, इज इट अ सोशल एंड डोमेस्टिक अग्रीमेंट? यार एक बात याद रखना, रिश्तेदारों के बीच में होने वाला सारा अग्रीमेंट डोमेस्टिक अग्रीमेंट बोल के स्क्रैप नहीं किया जाता, ठीक है। जायदाद का बंटवारा कोई डोमेस्टिक अग्रीमेंट नहीं था, इट वॉज अ प्रॉपरली एनफोर्सेबल अग्रीमेंट। जायदाद का बंटवारा, वसीयत, ये सब क्या मतलब, देयर इज ऑलवेज एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, तो ये एनफोर्सेबल अग्रीमेंट है ना, पहली बात। दूसरा, दोनों बेटे अलग हो गए, हु वर द टू पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट? द टू ब्रदर्स। मदर वॉज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, मदर वॉज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। बंटवारा किसमें हुआ? B1 B2, ब्रदर 1 ब्रदर 2, वो लोग दोनों के बीच में हो रहा है। मदर तो बेनिफिशियरी थी कि बंटवारा होगा तो दोनों भाई उसका ख्याल रखेगा, पैसा देगा, तो शी वॉज बेनिफिशियरी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, मदर बीइंग अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, कैन शी सू? यस। प्रिविटी का 4 एक्सेप्शन था। पहला एक्सेप्शन था ट्रस्ट, दूसरा एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी, और तीसरा मैरिज एंड फैमिली सेटलमेंट। तो मदर बिल्कुल केस कर सकती है। तो आंसर कौन सा वाला? कैन इज ये बी, कैन सू फॉर सेटिंग असाइड द पार्टीशन, कि तुम लोग अगर मेरे को पैसा नहीं दोगे मेरा लिविंग एक्सपेंसेस, तो पार्टीशन प्रॉपर्टी का कैंसिल, ठीक है। नेक्स्ट, द इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन विल बी टेकन इन टू अकाउंट बाई अ कोर्ट ऑफ लॉ। ये मेरे को डिस्कस करना पड़ेगा। सुनो एक बार, मैं जब अभी थ्योरी पढ़ा रहा था ब्रेक के पहले, तो उसमें कंसिडरेशन को लेकर 5 पॉइंट्स थे, जिसमें से तीसरा पॉइंट था कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, ठीक है। परंतु क्या होता है ना, व्हेनेवर देयर इज एन इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, जब कमती होता है तो हम लोग को शक जरूर जाता है कि शायद यहाँ पे कोअर्जन का इस्तेमाल हुआ हो। जैसे देखो, मैं एग्जाम्पल भी बोल रहा था कि ये प्रॉपर्टी 12 करोड़ की है, ओके।
12 करोड़ की प्रॉपर्टी को अगर हम लोग 7 करोड़ में बेचेंगे तो बेच सकते हैं कि नहीं? बेच सकते हैं। मेरा मन, मेरे को हड़बड़ी है, मेरे को रुपया चाहिए। लेकिन द प्रॉब्लम इज, अगर 12 करोड़ का प्रॉपर्टी 7 करोड़ में बेचा जाएगा तो कोर्ट को एक बार शक तो होगा कि शायद यहां पे कोअर्जन का इस्तेमाल हुआ है, वरना कोई भी नॉर्मल आदमी क्यों सस्ते में देगा? ठीक है, तो कोर्ट को शक होगा। सो इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन ऑलवेज लीड्स टू अ डाउट, लीड्स टू अ सस्पिशन कि शायद यहां पे कोअर्जन या अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल हुआ है। हालांकि ये जरूरी नहीं है, ये पूरा कोर्ट की इच्छा पे निर्भर करता है कि कोर्ट क्वेश्चन रेस करे या ना करे। इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं कि इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में ऑब्जेक्शन उठाना कोर्ट का अपना चॉइस या डिस्क्रिशन है, ऑलवेज एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। ए नेक्स्ट, A, who was badly in need of money, offered to sell his piano worth rupees 8,500 to B for 5,000. B refused to buy. A gradually lowered his price until 2,500 was reached. तो दोनों में पूरा एकदम जोर का बार्गेनिंग हुआ है और डील कितने में फाइनल हो गया? 2,500 में। Which B accepted. Accepted क्या मतलब? अग्रीमेंट हो गया, तो 2,500 पे अग्रीमेंट लॉक हो गया ना। आगे, before the piano was delivered, A received an offer of a larger sum from another buyer, X, and he refused to carry out the contract with B, claiming that the consideration was inadequate. एक बात सुनो, बार्गेनिंग पूरे दुनिया में होता है कि नहीं? जैसे आज अपने को कोई शॉपिंग करने जाना है, अपने बार्गेनिंग करते हैं, ठीक है? ये मत समझना कि बार्गेनिंग करना इज अ चीप थिंग, नो। बार्गेनिंग हर लेवल पे होता है। दो बड़ी बड़ी कंपनी जब आपस में वो अमालगमेशन करती है तभी भी बार्गेनिंग होता है, परचेज कंसिडरेशन को लेके कि कितना देंगे कितना लेंगे। ये जो बार्गेनिंग है इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं धर्मुलाई, ठीक है? ये लोअर लेवल से अपर लेवल तक सब जगह होता है, हर जगह बार्गेनिंग होता है। तो एक बात सोचो, सपोज मैं सेलर हूं एंड ही इज बायर, मैं सेलर और ये बायर है, ये मेरे साथ जबरदस्त बार्गेनिंग करके डील में जीत गए, क्या इसको कोअर्जन बोला जाएगा? ये एकदम नॉर्मल है कि नहीं? तो अभी हुआ क्या, इन दोनों में बार्गेनिंग इतना जोर का हुआ, 8,500 का डील 2,500 में फाइनल हुआ, तो फाइनल तो हो गया ना डील। उसके बाद क्या हुआ, ए अग्रीमेंट को तोड़ के हट रहा है, बोलता है मैं दूसरे को बेचूंगा, ठीक है, क्योंकि कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है। इस आदमी ने, बी ने, ये जो बी है ना, मिस्टर बी, इसने बार्गेनिंग किया था, आपके साथ कोअर्जन नहीं किया था कि आप कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बनवा लो। तो यहां पर अगर यह आदमी पीछे हटेगा, इट विल बी रिगार्डेड एज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और बी डैमेजेस मांग सकता है। तो अब देखो, इज ए लायबल टू पे डैमेजेस टू ए फॉर फेलियर टू कैरी आउट हिज कॉन्ट्रैक्ट? यस, आंसर होगा ये रहा, यस। ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, प्लीज समझो, क्वेश्चन का अर्थ समझो कि कोई बार्गेनिंग करके मेरे साथ डील फिक्स कर रहा है तो मैं दुखी जरूर हूं कि भाई बार्गेनिंग में इतना कम मेरे को मिलेगा, बट दैट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज कोअर्जन कि मैं उसको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मान के बैठ जाऊं और वॉइड कर पाऊं, ठीक है? नेक्स्ट, प्रॉमिस विदाउट कंसिडरेशन इज, बिना कंसिडरेशन का कुछ भी होता है उसको ग्रेट्यूटस बोला जाता है, सही है? इज डिवॉइड ऑफ एनी लीगल ऑब्लिगेशन, सही है? नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रॉमिसर, ये भी सही। तो आंसर ऑल ऑफ द अबव। जहां कंसिडरेशन नहीं है, नॉर्मली बात कर रहे हैं, नॉर्मली बात कर रहे हैं, जहां कंसिडरेशन नहीं है वहां कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो कोई लीगल ऑब्लिगेशन भी नहीं है। तो आंसर क्या? ऑल ऑफ द अबव। अ पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट, बट हैज सम इंटरेस्ट इन द कंसिडरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बेनिफिशियरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन क्या क्या है? कैन नॉट एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, can enforce that contract subject to certain exceptions, and D, can wait for the party। wait तो होगा नहीं। अब देखो मेरे सामने ना तीन सवाल, तीन ऑप्शन मेरे को थोड़ा सा वो लग रहा है सही, ए, बी और सी। स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज सम इंटरेस्ट इन द कंसिडरेशन, कैन ही सू, स्ट्रेट अवे बोलना मुश्किल है, तो इसका आंसर कौन सा होना चाहिए? कैन, कैनॉट या कैन एनफोर्स सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शन? कैन एनफोर्स सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शन। हर बार बेनिफिशियरी केस नहीं कर सकता, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले काकाटी का एग्जांपल दिया था ना,
वो बेनिफिशियरी है, उसको फायदा हो रहा था, पर क्या वो केस कर सकता है क्या? नहीं। इधर A is indebted to B. He sells a trolley to C. C promises to pay all the debts of A to B. If C fails to pay, B has no right to sue C because इसका तो डायग्राम बनाना पड़ेगा। A और B के बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट था, C एक बाहर का बंदा है, फिर A और C के बीच में भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। तो A ने C को बोला कि तुम पैसा मेरे को देने के बदले सीधा B को दे दो, ठीक है, ये क्लियर। अभी क्या है, C पैसा नहीं दे रहा है, तो बोलता है B सू उसको नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि C इज स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। तो आंसर है बॉम्बे, C इज स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। कितना है और ये कौन से पेज पे है? हम लोग 6 पे आ गए क्या? बधाई हो। 6, X रिसीव्स मनी। इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, पहले सुनो ध्यान से एक बार प्लीज ध्यान सुनना। सपोज आई हैव टू पे, ध्यान से, आई हैव टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी टू दिस पर्सन। I have to pay certain sum of money to this person. कोई है, ठीक है, and I have got certain money receivable from another person. Okay, I have got certain money receivable from other person. मतलब एक को मेरे को देना है और एक से मेरे को रुपया वो करना है, लेना है, ठीक है। Now मैंने इस आदमी को बोला जिससे मेरे को रुपया लेना है, मैंने उसको बोला भाई मेरे को मत दो, उसको दे दो, ठीक है। अब सुनो, ये आदमी अगर जिससे मेरे को रुपया लेना है, ये आदमी अगर उसको बोल देना, चला के बोल दे कि हाँ मैं आपको दूंगा, तब वो होता है एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी। अगर एक बार इस आदमी ने उसको फोन करके बोल दिया या इन्फॉर्म कर दिया कि मैं आपको रुपया दूंगा, अब यहां पे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन आ चुका है, वो आदमी अब इसको स्ट्रेट अवे सू कर सकता है। लेकिन जब तक ये उसको बोलेगा नहीं तब तक स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू। अब इधर क्या हुआ देखो, इसने बोल डाला X रिसीव्स मनी फ्रॉम Y फॉर पेइंग इट टू Z। X को रुपया मिला है Y से, X को रुपया मिला है Y से इसलिए कि X Z को पे कर दे। X एडमिट्स द रिसिट ऑफ दैट अमाउंट टू Z। X ने बोल दिया Z को कि मेरे को पैसा मिल गया, मैं आपको दे दूंगा, एक्नॉलेज कर दिया ना, अब देना पड़ेगा। Z कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम X इवन दो द मनी इज ड्यू फ्रॉम Y। ट्रू, बिकॉज ये प्रिविटी का एक्सेप्शन है। लिख दो बगल में एक्सेप्शन ऑफ प्रिविटी, एक्सेप्शन ऑफ प्रिविटी। नेक्स्ट, इधर बोर्ड पे, द परचेजर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हु हैज नोटिस, नोटिस के ऊपर लिखो इंफॉर्मेशन, नोटिस के ऊपर लिख दो इंफॉर्मेशन। The purchaser of immovable property who has information that the owner of the land is bound by certain conditions or covenants created by an agreement affecting the land shall be bound by such conditions even though he is not a party to the original agreement containing those conditions. True. ये क्या है, पूरा सीन मैं समझा देता हूँ जिनको एक बार फील करने में दिक्कत हो रहा है। एक बार तुम देख रहे हो ये पूरा इतना बड़ा जो रूम है, इट हैज गॉट दिस 1 2 3 4 5 पिलर्स, दिख रहा है? तो ये पिलर कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है व्यू को। मन में तो बहुत आ रहा है कि पिलर को तोड़ दिया जाए, पर पिलर तोड़ने के बाद यहाँ पे बैठ भी नहीं पाएंगे, बिकॉज पिलर जैसे ही हटेगा पूरा कोलैप्स कर जाएगा ऊपर से बिल्डिंग, ठीक है। तो अरे क्या टीका टिप्पणी चालू हो जाता है हमेशा। तो सपोज, अब सुनो ध्यान से, हर बिल्डिंग में ये सब चीज़ होता है और जो अग्रीमेंट्स होते हैं उसमें बोल दिया जाता है कि आप अपने मतलब बिना परमिशन के कोई स्ट्रक्चरल ऑल्टरेशन नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मन कर रहा है कि ये दीवार तोड़ के बाजू वाला रूम मिला लें इसमें, फिर वो उधर तोड़ दें, तो ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। बिल्डिंग का एक स्ट्रक्चर होता है, एक डिजाइन होता है। नाउ यू आर सेलिंग दिस प्रॉपर्टी टू समवन, यू आर सेलिंग दिस प्रॉपर्टी टू समवन,
तुमने एग्रीमेंट में ये सब बात लिखना सपोज नहीं लिखा, भूल गया, ये सब बात एग्रीमेंट में लिखा नहीं कि भाई पिलर मत तोड़ना, स्ट्रक्चर ऑल्ट्रेशन मत करना, नहीं करना, पर उस सामने वाले बंदे को जिसको तुमने बेचा है उसको मालूम था ये सब चीज़, ऑल्दो एग्रीमेंट में लिखा नहीं पर उसको मालूम था कि ये सब नहीं कर सकते, तो अब बताओ वो कर सकता है कि नहीं कर सकता? वो नहीं कर सकता, उसको पता तो था ही। अब कोई कैसे ये बात को निश्चित करे, कोई कैसे इस बात को डिसाइड करे या निश्चित करे कि उसको पता था कि नहीं? सरकमस्टांसेस। कोर्ट साफ तौर पे बोलेगा कि देखिए सरकमस्टांसेस से समझ में आता है कि प्रॉपर्टी का लेन देन है, कोई भी नॉर्मल आदमी के पास इतना बुद्धि होता है कि एक प्रॉपर्टी में तुम कोई भी स्ट्रक्चरल ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकते, भले ही बोला जाए या ना बोला जाए, दैट्स थोड़ा तो ऊपर है कि खाली है पूरा। तो कोर्ट वहां पे अज्यूम करेगा कि सामने वाला बंदा को मालूम ही था कि ये सब नहीं कर सकते, तो सीधा बात है वो नहीं कर सकता। नाउ इधर द परचेजर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी डॉट 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 is bound by certain conditions or covenants created by an agreement affecting the land shall be bound by such conditions even though he is not a party to the original agreement. True. As long as there is consideration for a promise, it is immaterial who has furnished it. एकदम सही है। कंसिडरेशन कौन पे करेगा उससे फर्क पड़ेगा क्या? चिन्नैया रमैया। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम promisee or any other person, तो true। बस खत्म हो गया। कमीना लोग एकदम सच्ची में कुछ बोलने का ही नहीं। खुल गया 27। सो फाइनली बात करना बंद करो, यूनिट 6 स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? यूनिट 6 सिंपल है, एक बार प्लीज सुनना। यूनिट 6 काफ़ी हद तक सिंपल है, फटाफट एकदम कैप्चर होता है। 2 पार्ट है इसके अंदर जो डिस्कस करना है। यूनिट 6 में स्टूडेंट को समझने के एंगल से उतना दिक्कत नहीं आता, बस इट्स मोर ऑफ लाइक अ रिविजन कि एक बार रिवाइज हो जाए, ठीक है? तो यहाँ पर समझने में टाइम इन्वेस्टमेंट कम है और इसके ऑब्जेक्टिव्स में टाइम इन्वेस्टमेंट है, ठीक है? समझने में टाइम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है, ऑब्जेक्टिव्स में है। टोटल अभी इसमें 8 स्लाइड्स है, टोटल 8 स्लाइड्स है अभी जो मैं दिखाऊंगा इसमें। ये पहला स्लाइड है, यूनिट 6 पे एक एक करके डिस्कस करूंगा। यूनिट 6 विच इज लाइक द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फॉर यू फॉर सीपीटी, ठीक है? उसमें 2 ही मेन मुद्दा है। कॉन्ट्रैक्ट कितने तरीकों से डिस्चार्ज हो सकता है, 5, और अगर कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करेगा तो सामने वाले पर्सन के पास कितना रेमेडी अवेलेबल है, 5। तो अभी ये डिस्कस करना है। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डन इन 5 वेज। इस 5 वेज में से देखो 3 के बगल में तो मैंने लेटर लिखा है, मतलब वो आगे वाले स्लाइड्स में आएगा। पहला तरीका डिस्चार्ज का क्या होता है? परफॉर्मेंस। जैसे तुमने पैसा दे दिया, मैं तुमको पढ़ा के कोर्स खत्म करा दूं, हो गया परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज, ठीक है? ये सबसे साधारण तरीका है। अच्छा, एक चीज़ जो यहाँ लिखी भी नहीं है वो ये, कोई बता सकता है, मतलब कोरस नहीं चाहिए, परफॉर्मेंस कितने तरीके का होता है? 2 तरीके का होता है, एक एक्चुअल परफॉर्मेंस, दूसरा एंटिसिपेटेड परफॉर्मेंस, ठीक है? अच्छा, एंटिसिपेटेड परफॉर्मेंस को अपने क्या बोलते हैं? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या टेंडर। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, ठीक है? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? एक एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज हम लोगों ने फ्लाइट का टिकट बुक किया, फ्लाइट का टिकट बुक किया, पैसा लग गया मेरी तरफ से, तो ओके, फ्लाइट छूटने वाली थी 6 बजे और हम लोग एकदम एकदम 5:45 बजे पहुंचे। एंट्री नहीं मिलेगा, याद रखना। फ्लाइट वगैरह में वो पहले से बोला हुआ रहता है कि 90 मिनट बिफोर द बोर्डिंग टाइम आपको वहाँ पे पहुंचना है, बिकॉज यू हैव टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ सिक्योरिटी चेक्स। और तुम ये वहाँ पूरे पोर्ट पे अकेले नहीं हो, और नहीं तुम्हारा प्लेन इकलौता प्लेन है जो वहाँ से उड़ेगा। देयर आर लॉट ऑफ अदर फ्लाइट्स जो शेड्यूल्ड होते हैं, ठीक है? तो एक प्रॉब्लम का सोर्स तो है ही। तो तुम 6 बजे का फ्लाइट था, तुम एकदम तुम खुद वहाँ पे पहुँचा 5:45 बजे, बोलो तुमको जाने नहीं दिया, तुम्हारा फ्लाइट छूट गया, ओके? देखो गलती किसकी है,
तुम्हारी, तुम लेट पहुंचा। गलती किसका है? तुम्हारा है, तुम लेट पहुंचा है। एरोप्लेन तो उड़ा ही था, फ्लाइट तो निकला ही था, उन्होंने तो अपनी तरफ से जो परफॉर्मेंस करना था कर दिया था। यू वर नॉट देयर टू टेक देयर परफॉर्मेंस। ऐसे परफॉर्मेंस को क्या बोलते हैं? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अभी जैसे सपोज मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं रिवाइज करा रहा हूँ, कोई स्टूडेंट है वो एब्सेंट कर रहा है, ठीक है, वो जो भी वजह उसका वो एब्सेंट कर रहा है, घर पे पढ़ेंगे ऐसे वैसे जो भी, मैंने अपनी तरफ से परफॉर्मेंस दिया है, ही इज नॉट देयर टू टेक द परफॉर्मेंस, ये फॉल्ट मेरा थोड़ा है, ये तो उसका है, तो मेरी तरफ से अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस हो गया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। सेकंड क्या है? म्यूचुअल कंसेंट। इसके अंदर 6 पॉइंट्स आएगा म्यूचुअल कंसेंट में। म्यूचुअल कंसेंट का 6 पॉइंट्स, 2 स्लाइड है इसके ऊपर और भी है। म्यूचुअल कंसेंट का मतलब 6 पॉइंट्स। अच्छा सुनो, सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि दोनों पार्टी का कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन खत्म। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि दोनों पार्टीज के बीच में जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है ना वो खत्म हो गया। ओके, ये सिंपल मतलब। यार कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन अगर खत्म करना है तो आपस में डिस्कस करके पीछे भी तो हट सकते हो। दोनों पार्टी बोला छोड़ दो कॉन्ट्रैक्ट, ड्रॉप द कॉन्ट्रैक्ट, लेट्स बैक ऑफ, तो अगर बैक ऑफ कर गए दोनों तो दोनों ने अपना कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन वैसे भी तो खत्म कर लिया, तो इसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग द कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल कंसेंट। तो म्यूचुअल कंसेंट का 6 तरीका है। पहला तरीका जो यहां पे तुमको दिख रहा है वो नोवेशन। नोवेशन का मतलब क्या लिखा है? एंटरिंग इनटू अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट एंड सब्स्टिट्यूटिंग द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। नोवेशन का मतलब नया कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट हटाओ। तो नोवेशन से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हुआ, नया कि ओल्ड? ओल्ड। एक लाइन है जो मैंने बोल्ड किया है इसमें, ध्यान से देखो, ये अंडरलाइन वाला पोर्शन पढ़ो ध्यान से। जब नोवेशन होता है ना तो जो नया कॉन्ट्रैक्ट है वो सेम पार्टीज के बीच में भी बन सकता है या फिर डिफरेंट पार्टीज के बीच में बन सकता है। इस पे ऑब्जेक्टिव है, इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। जब नोवेशन हो रहा है कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट को हटाओ और नया कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, इसमें पार्टीज चेंज, ओरिजिनल पार्टीज चेंज हो सकता है। द न्यू कॉन्ट्रैक्ट में बी सब्सटीट्यूटेड आइदर बिटवीन द सेम पार्टीज और बिटवीन डिफरेंट पार्टीज, ये पूछा जाता है। सेकंड क्या है? रेसिजन। रेसिजन मतलब कैंसिल। दोनों जन पीछे हट रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं, ना तुमको परफॉर्म करना है ना मुझको परफॉर्म करना है, पीछे हटो, दैट इज कैंसलेशन। थर्ड ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन का कुछ खास बात है जो मैंने अंडरलाइन किया है, देखो। ऑल्टरेशन करने के बाद पार्टीज वही रहेगा कि चेंज होगा? ध्यान से पढ़ो, सेम रहेगा ना। ऑल्टरेशन के वक्त क्या पार्टीज बदल सकता है क्या? नहीं बदल सकता, ये याद रहेगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। चौथा, रेमिशन का मतलब ब्रैकेट में क्या लिखा है? पार्शियल वेवर। नेक्स्ट, फिर वेवर का मतलब क्या होता है? कंप्लीट वेवर। कभी भी रेमिशन या वेवर वर्ड तुम्हारे सामने आए ना ऑब्जेक्टिव में, ऐसे मैं तुमको बता रहा हूँ, फॉर अपर लेवल्स, मतलब जब अपने आईपीसीसी में जाएंगे वहाँ पर तुम देखेगा कि देर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द वर्ड रेमिशन एंड वेवर। एक ही चीज़ बोला जाता है, रेमिशन मतलब वेवर मतलब, ठीक है, दोनों ही सेम है। ओनली यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि रेमिशन को हम लोग बोल रहे हैं पार्शियल वेवर और वेवर को बोल रहे हैं कंप्लीट वेवर। रेमिशन मतलब जितना मेरे को लेना था उससे मैं कम ले रहा हूँ, सामने वाले ने मेरे को कमती दिया, मैं कमती से सेटिस्फाइड हूँ, दैट्स कॉल्ड रेमिशन। पार्शियल वेवर, एक्सेप्टेंस ऑफ, देखो रेमिशन का मतलब नीचे, एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर सम और लेसर परफॉर्मेंस, मैं कमती लेने को भी तैयार हूं, इसको क्या बोलते हैं? पार्शियल वेवर। जबकि वेवर का मतलब क्या है? वेवर का मतलब है कंप्लीट अबैंडनमेंट और रेलिंक्विशमेंट ऑफ अ राइट, पूरा छोड़ दिया, फुल अबैंडनमेंट और रेलिंक्विशमेंट। फिर वेवर के बाद नेक्स्ट छठा वर्ड क्या लिखा है? मर्जर। मर्जर क्या होता है? मर्जर का एक ही इकलौता एग्जाम्पल है जो यहाँ लिख के भी दिया है नीचे। मर्जर का सबसे स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है जो नीचे यहाँ लिख के दिया है। हम लोगों ने अपना अग्रीमेंट चेंज किया, इट्स अ काइंड ऑफ नोवेशन, इट्स अ काइंड ऑफ नोवेशन। बट यहाँ पर क्या हो रहा है? पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट में छोटा राइट्स था और नया वाला कॉन्ट्रैक्ट में बड़ा राइट्स है। पहले हम लोग का लीज का अग्रीमेंट था,
प्रॉपर्टी लीज पे ले रखा है, बाद में हम लोगों ने खरीद ही लिया, तो खरीदने से जो राइट्स आएगा वो लीज से बड़ा राइट्स है ना, तो हम लोग बोलते हैं छोटा राइट्स जो था पुराने कॉन्ट्रैक्ट में वो बड़े राइट्स के अंदर मर्ज हो गया. सो दिस इज कॉल्ड मर्जर. मर्जर इज अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ नोवेशन, वेरी स्पेशल टाइप. नोवेशन जो होता है ना उसमें कुछ भी हो सकता है, छोटा राइट्स बड़े राइट्स में कन्वर्ट, बड़ा राइट्स छोटे राइट्स में कन्वर्ट, या फिर राइट्स सेम का सेम, ना छोटा ना बड़ा. ऑन द अदर हैंड मर्जर वर्ड जब यूज होता है तो इसका हमेशा मतलब होता है कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट में छोटा राइट्स था और नए कॉन्ट्रैक्ट में बड़ा राइट्स है, तो स्मॉल राइट्स मर्जिंग इनटू बिग राइट्स, दैट्स कॉल्ड मर्जर. ये म्यूचुअल कंसेंट था. पीछे जा रहा हूं. हाँ, तो डिस्चार्ज में 5 तरीका है. पहला तरीका परफॉर्मेंस, दूसरा तरीका म्यूचुअल कंसेंट. म्यूचुअल कंसेंट कितने टाइप का? 6 टाइप्स का होता है, 6 टाइप्स का. तीसरा तरीका सबसीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, एकदम धांसू है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है. सबसीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, व्हाट इज द नतीजा ऑफ सबसीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी? एक कॉन्ट्रैक्ट जब हम लोगों ने एंटर किया था वो बिल्कुल वैलिड था, बाद में कुछ ऐसा हो गया कि अब उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना हैज बिकम इम्पॉसिबल, दैट्स कॉल्ड सबसीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी. तो इससे क्या होता है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. नाउ ये सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज अक्सर लोग क्या करते हैं, सबसीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी को ब्रीच के साथ मिक्स करते हैं. ब्रीच में क्या होता है? मैं कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना चाहता हूं, मैं कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हटना चाहता हूं. क्या वो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया है क्या? नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल पॉसिबल है. वो इम्पॉसिबल नहीं हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल पॉसिबल है, बट मैं कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना चाहता हूं, मैं कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हटना चाहता हूं. इसको हम लोग सबसीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी बोलेंगे कि ब्रीच. अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करूं तो जो अग्रीव्ड पार्टी है वो रेमेडी मांग सकता है ना मेरे से, डैमेज मांग सकता है. लेकिन अगर मैं ब्रीच नहीं कर रहा, अपने आप ही कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया, तब तो वो सबसीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी माना जाएगा और वॉइड हो जाएगा. तब तो सामने वाला मेरे खिलाफ केस भी नहीं कर सकता, सू भी नहीं कर सकता, डैमेज भी नहीं मांग सकता. तो लोग कई बार ना ब्रीच करना चाहते हैं और बहाना दे देते हैं किसका? सबसीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का. सो ये नहीं चलेगा. तो इन्होंने बड़ा क्लियरली डिफाइन किया, 5 केसेस है जिसको सबसीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी माना जाएगा और 5 केसेस है जिसको सबसीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी नहीं माना जाएगा. ये वो 5 केसेस है जिसको सबसीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी माना जाएगा. इसके बाद और ये वो 5 केसेस है जिसको सबसीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी नहीं माना जाएगा. ये केसेस का लिस्ट याद होना चाहिए, ठीक है? मैं ये केसेस डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे जो भी दिया हुआ है, स्लो डिस्कशन होगा थोड़ा, ठीक है? इसके पहले वाला, हाँ ठीक है, ये रहा. एक बार बोर्ड पे देखो प्लीज. यू कैन सी दैट देयर आर 5 थिंग्स विच आर रिगार्डेड एज सबसीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी. एक एक करके सब डाला हुआ है, डिस्कस कर रहा हूँ. और इस पर थोड़ा सा मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर. जिस चीज़ को लेके हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, अगर वो चीज़ ही खत्म हो गया, वो सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया, तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है क्या? नहीं. तो ये तो एकदम सही बात है, सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉयड हो गया. प्रॉपर्टी बुक करने की बात थी, प्रॉपर्टी खरीदने की बात थी, वहाँ अर्थक्वेक आ गया, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉयड, तो अब प्रॉपर्टी का कोई बाई सेल नहीं हो सकता, अपने आप ही खत्म. सेकेंड, डेथ. नाउ डेथ इज एक्चुअली क्वेश्चनेबल. हर बार डेथ की वजह से सबसीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी नहीं होता. हर बार डेथ की वजह से सबसीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी नहीं होता. आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल फॉर दिस, वन स्मॉल एग्जाम्पल फॉर दिस. डेथ की वजह से हर बार खत्म नहीं होता. फॉर देखो जरा, एक्चुअली ये एग्जाम्पल मैंने क्लास में भी बोला था. दिस एंटायर प्रॉपर्टी जिसमें हम लोग बैठे हैं, ये ओनरशिप में नहीं है, ये लीज पे है, ठीक है? दिस प्रॉपर्टी इज ऑन लीज. जो लेसर है, लेसर लैंडलॉर्ड, वो है शायद कमल लोढ़ा, ठीक है? ही इज द लेसर. और लेसी कौन है? SSCI. तो प्रॉपर्टी लीज पे है, लीज एग्रीमेंट साइन है. कमल लोढ़ा को अटैक आया, मर गया, ठीक है? अगर उसको मर गया तो उसको मरते ही क्या हम लोग को प्रॉपर्टी वेकेट करना पड़ेगा क्या? नहीं. लीज एग्रीमेंट बना था, उसके जिंदा या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्ट्रैक्ट चलता जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं होगा. लेकिन अगर ये
सर्विस अग्रीमेंट होता जहां पे कमल लोढ़ा को कुछ सर्विसेज देनी है, जहां कमल लोढ़ा को कुछ सर्विसेज देनी थी, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट होता, वहां अगर वो मर जाता तब तो फिर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता। जैसे अभी तुम सोचो, जस्ट एक सिंपल सा बात है, ये एग्जाम्पल मैं बोल चुका हूं, ओके। नेक्स्ट ईयर ही कोई मूवी स्टार है बड़ा, उसका मूवी नेक्स्ट ईयर रिलीज होने वाला है ईद पे, ओके, एक बड़ा मूवी स्टार। अब क्या होता है, शूटिंग चल रहा है, शूटिंग के बीच में डेथ हो जाता है, ठीक है, बॉडी बनाते बनाते वो अचानक से जो बारबल है ब्रॉम, ठीक है, तो अरे बहुत भारी होता है ना, तो अगर डेथ हो गया तो बताओ अब वो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा कि गया? गया। तो डेथ से हर बार कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं होता, ओके। नंबर 3, बाय सब्सीक्वेंट इलीगैलिटी, देश का कानून बदल गया, ओके। कल से नया लॉ निकाला है मोदी सरकार, अब से कोई प्राइवेट कोचिंग सेंटर नहीं चलेगा, ठीक है, सबको स्कूल में जाके पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट जो चल रहे हैं क्या हो जाएंगे सारे? वॉइड। पर ऐसा होता नहीं है। अब एक कमेंट करना बंद करो। नंबर 4, बाय डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। अरे एक बात सुनो, कहीं कोई वॉर हुआ उससे हम लोग का सारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा क्या? एक बात जस्ट सोचो, बाई चांस कल को नहीं हो, पर अगर बाई चांस इंडो पाक का वॉर हो गया तो हिंदुस्तान में जितने भी इन हाउस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो डिस्चार्ज हो जाएंगे क्या? जो इंडो और पाक के सिटीजन्स के बीच में हो रहा होगा वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, पर जो इंडिया का इंडिया के अंदर ही है या जो कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान का पाकिस्तान के अंदर ही है वो थोड़ा डिस्चार्ज होगा। खाली जो 2 कंट्री के बीच में था वो कॉन्ट्रैक्ट्स डिस्चार्ज। लास्ट, बाय नॉन एग्जिस्टेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग्स। कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था ना वो किसी थिंग या किसी सर्कमस्टांस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो सर्कमस्टांस ही नहीं हुआ, अगर वो सर्कमस्टांस ही नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। किसी सर्कमस्टांस को लेके हुआ था, ठीक है, जैसे जस्ट मतलब क्या बोलूँ, ऐसा सोचो वर्ल्ड कप होने वाला है, कोई स्पोर्ट्स का, क्रिकेट या फुटबॉल का, एंड लेट्स से वी आर सेंसिटिव टुवर्ड्स दैट स्पोर्ट्स। तो हम लोगों ने सोचा था कि इस बार इंडिया वो वर्ल्ड कप जीतेगा बोल के अपने यज्ञ करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने एक पंडित को बुक कर लिया, पंडित का पूरा जो एक टीम होता है कॉन्सर्ट टाइप का, ठीक है, उनको बुक कर लिया कि भाई आपको ये यज्ञ परफॉर्म करना है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यज्ञ किसने होना था? हम लोगों ने क्लियर बोला कि वर्ल्ड कप इंडिया जीतेगा, इसलिए वर्ल्ड कप कैंसिल हो गया। तो अब यज्ञ की जरूरत है क्या? कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज। पॉइंट सी, अच्छा ये सब चीज को बहानेबाजी बोला जाता है, ये सब चीज को बहानेबाजी बोला जाता है, सबसीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी नहीं। क्या क्या? फर्स्ट, एक चीज है, अगर हम लोग हर छोटा मोटा चीज को इम्पॉसिबिलिटी का नाम देने लग गए फिर तो लोग दनादन कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करेगा। आई विल गिव यू सिंपल एग्जांपल। एक स्टूडेंट है, एग्जाम के ठीक पहले बीमार पड़ गया, ठीक है, तो वो बोल रहा है कि देखो इम्पॉसिबिलिटी की मैं एग्जाम दूं क्योंकि मैं तो बीमार हूं। तो जो एग्जाम फीस मैंने आप लोग को दिया था इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, वो रिफंड करो। करेगा क्या रिफंड? तुमको कुछ भी हो जाए, XYZ टाइप का कुछ भी हो जाए, रिफंड नहीं हो सकता। तो हर छोटे मोटे चीज को ना इम्पॉसिबिलिटी नहीं मानते, ओके। फर्स्ट पॉइंट, डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस डज नॉट अमाउंट टू इम्पॉसिबिलिटी। सेकेंड, ये नाम बहुत फेमस है और ये वाला नाम इसमें आता है, ऑब्जेक्टिव्स में आता है, ठीक है। कॉमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? कॉमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी का मतलब होता है डूइंग समथिंग एट अ लॉस। कॉमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? डूइंग समथिंग एट अ लॉस। अच्छा, कोई काम जो मैं लॉस पे कर सकता हूं वो कर तो सकता ही हूं, नुकसान होगा वो अलग बात है, पर कर तो सकता ही हूं। तो उसको कॉमर्स के लैंग्वेज में तुम भले ही बोलो कि वायबल नहीं है, कॉमर्शियली इम्पॉसिबल है, बट रियलिटी में टेक्निकली वो बिल्कुल पॉसिबल है। तो चाहे आपको लॉस ही हो, आपको वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा। थर्ड, ये वाला थर्ड पॉइंट जो है ना, ये थोड़ा सा डाइसी है, इसको लेके अलग अलग स्कूल्स ऑफ ओपिनियन है। सब लिखा हुआ है, क्या लिख रहे हैं समझ नहीं आ रहा है, सब तो लिखा हुआ है, बुक के अंदर डाला हुआ है ना, पेज 140 145 पे मिलेगा, ओके।
क्या? हाँ ठीक है यार, पीछे पड़ जाता है एकदम। इधर ये जो थर्ड पॉइंट है ना, इसको लेके देयर आर डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि स्ट्राइक हो गया तो यार कैसे हम लोग करके देंगे, सीधा बात है, सही है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये सब स्ट्राइक लॉकआउट वगैरह बहाना है, आपका काम था कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना, आपको कंटिंजेंसी प्लान बना के रेडी रखना चाहिए था, ठीक है, वो भी सही है। हम लोग क्या माने, हम लोग के सीपीटी के पूरे सिलेबस में ये माना गया है कि स्ट्राइक लॉकआउट सिविल डिस्टर्बेंसेस ये सब को इम्पॉसिबिलिटी नहीं माना जाएगा, यानी इन सब सिनेरियोस में भी आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। यू शुड हैव टेकन अ कंटिंजेंसी प्लान, शुरू से कंटिंजेंसी प्लान बना के रखते, तो हम लोग इसको इम्पॉसिबिलिटी नहीं मानते सीपीटी लेवल पे। 4, फेलियर ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स था, एक ऑब्जेक्ट अगर फेल हो जाए तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट फेल नहीं होता। मैं तुमको एक चीज बोल रहा हूं, टेक दिस एग्जांपल। मैं एग्जांपल्स थोड़ा चेंज कर रहा हूं आज, सिंपल छोटा एग्जांपल ले रहा हूं। सोचो कि कोई मैरिज पार्टी है, ओके, हम लोग के फैमिली में कोई मैरिज ओकेजन है वगैरह वगैरह। शादी का जो बजट है, शादी का जो पूरा मैरिज ओकेजन का बजट है वो 70 करोड़ का है, 70 करोड़ का बजट है मैरिज का। नाउ अभी क्या होता है, अगर 70 करोड़ फूकना है तो बेस्ट होगा कि आप किसी मूवी स्टार को इनवाइट करो जो अटेंड करेगा, परफॉर्म करेगा वगैरह, इससे वो वेडिंग पूरा ग्लैमरस हो जाएगा और अच्छा खासा पब्लिसिटी हो जाएगा। नाउ हम लोगों ने एक मूवी स्टार को बुक किया और बोला, ध्यान से, 2 चीज़, नंबर 1, 7 तारीख को वेडिंग है, आपको अटेंड करना है, 1, दूसरा आपको उसमें परफॉर्म भी करना है, ठीक है, अटेंड करना है, परफॉर्म भी करना है, डांस करना है, मतलब ठीक है, डांस वाला परफॉर्म। अब क्या होता है, सोचो ज़रा, वो बंदा जो है, वो मूवी स्टार, उसके टांग में चोट लग गया, ठीक है, तो वो डांस तो नहीं कर सकता, अटेंड तो कर ही सकता है, व्हीलचेयर पे आके अगर दर्शन देके चला जाए तो भी एक बार वो ब्रांड वैल्यू तो बन ही गया कि आया था वो वगैरह वगैरह। ही कैन अटेंड बट ही कैन नॉट डांस, वी आर ओके विद इट, कम से कम आ ही जाओ, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, दैट मैन, दैट स्टार, दैट मूवी स्टार, ही वॉन्ट्स टू टेक एन एक्सक्यूज कि नहीं मैं नहीं आ पाऊंगा बिकॉज मेरा मेन काम था नाचना, वो तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, तो मैं नहीं आऊंगा। ही वॉन्ट्स टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। कैन ही अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द एक्सक्यूज ऑफ इम्पॉसिबिलिटी? नो, बिकॉज एक चीज इम्पॉसिबल है डांस करना, दूसरा चीज तो पॉसिबल है, वो ही आके कर जा, चलेगा। तो वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स फेल होगा तो उससे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होता। लास्ट, सपोज कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो थर्ड पार्टी के परफॉर्मेंस पे निर्भर करता है, थर्ड पार्टी के, और अगर थर्ड पार्टी डिले करे या गड़बड़ करे तो हम लोग क्या बहाना सुनने को रेडी हैं? नहीं। लेट्स हैव एन एग्जांपल, लेट्स हैव एन एग्जांपल फॉर दिस। हम लोगों ने एक बिल्डिंग में प्रॉपर्टी बुक किया, बिल्डिंग में प्रॉपर्टी बुक किया। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में? हमारे और बिल्डर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, हमारे और, ये प्रोजेक्टर बंद हो गया, क्या हुआ? कुछ आ रहा था कि उसमें लिखा हुआ? छोड़ो, इधर ध्यान देना प्लीज। फेलियर ऑफ वन प्रोजेक्टर से ये मतलब नहीं कि क्लास बंद हो जाएगा, मैं तो बोल ही रहा हूं ना। अभी सुनो ध्यान से, कहां पे था मैं? इस पे, नॉन परफॉर्मेंस बाय थर्ड पार्टी। हम लोगों ने एक बिल्डिंग में प्रॉपर्टी बुक किया, बिल्डर के साथ हमारा अग्रीमेंट है। अब क्या हुआ कि वो बिल्डर ने ना लिफ्ट बनाने का काम किसी को दे रखा था, किसी कंपनी को दे रखा था लिफ्ट बनाने का काम। वो कंपनी लिफ्ट इंस्टॉल नहीं कर रही, बना नहीं रही है, तो फ्लैट का पोजीशन वो हैंड ओवर नहीं कर पा रहा है, बोलता है डिले हो रहा है, मेरा गलती नहीं है, थर्ड पार्टी लेट कर रहा है। हम लोग सुनेंगे क्या ये बहाना? नहीं सुनेंगे। तो फेलियर बाय द थर्ड पार्टी डज नॉट डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट, उसको इम्पॉसिबिलिटी नहीं मानते। सबसीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी के बाद चौथा पॉइंट क्या है? ऑपरेशन ऑफ लॉ। जब भी ये वर्ड आता है ऑपरेशन ऑफ लॉ, यूनिवर्सली इसका 2 ही मतलब है, डेथ या इंसॉल्वेंसी। डेथ या इंसॉल्वेंसी से कॉन्ट्रैक्ट्स, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जो डिस्चार्ज हो जाते हैं।
सारे कॉन्ट्रैक्ट्स डिस्चार्ज नहीं होते, पर कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स डिस्चार्ज हो जाते हैं। जैसे एक बैंकक्रप्ट आदमी जब बैंकक्रप्ट हो चुका है, तो अब क्या उसका फर्दर कोई लायबिलिटी है क्या पे करने का अपने क्रेडिटर्स को? नहीं। तो क्रेडिटर्स के प्रति जो उसका लायबिलिटी था वो सारा डिस्चार्ज। ठीक है, याद रखना, डेथ या इंसॉल्वेंसी से सारा कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म नहीं होता, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म होता है। ओके, लास्ट नंबर 5, ब्रीच। दो टाइप का ब्रीच होता है, एक्चुअल ब्रीच, एंटिसिपेटरी ब्रीच। नाम से प्लीज समझना, कई जन को ना इसमें थोड़ा लफड़ा लगता है। दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर पीपल, दैट इज अ प्रॉब्लम। एक्चुअल ब्रीच मतलब सामने वाला पर्सन बोल दिया भाई नहीं करेंगे, नहीं डिलीवर करेंगे, दैट्स कॉल्ड एक्चुअल ब्रीच। तुम्हारे पास क्या रेमेडी है? ब्रीच में तुम्हारे पास 5 रेमेडीज होता है। ब्रीच में तुम्हारे पास ये 5 रेमेडीज होता है जो बाद में पढ़ेंगे। एंटिसिपेटरी ब्रीच, क्वेश्चन ज्यादातर इसके ऊपर सेट होता है। नाउ एंटिसिपेटरी ब्रीच का ना लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं एक गलत फहमी बैठा हुआ है, एंड ऑल बिकॉज ऑफ बुकिश लैंग्वेज। एंटिसिपेटरी ब्रीच का तुमको ये लिखा हुआ लाइन मिलेगा, ड्यू डेट के पहले ही वन ऑफ द पार्टीज ने बोल दिया मैं नहीं कर पाऊंगा। ये एंटिसिपेटरी ब्रीच नहीं है, सोचा जाए तो ये एक्चुअल ब्रीच है। वो बंदा क्लियर मना कर दिया ना नहीं कर पाएंगे, तो वो एक्चुअल ब्रीच है। एंटिसिपेटरी ब्रीच मतलब होता है यू आर एंटिसिपेटिंग, शायद ब्रीच हो जाएगा बट श्योर नहीं हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं जब एग्जाम दिया, ठीक है, मैंने जब सीए फाइनल का एग्जाम दिया था, मेरे को लगा जाना पड़ेगा वापस, 6 महीने बाद वापस जाना पड़ेगा। ये मेरा क्या था? एंटिसिपेशन। मैं श्योर नहीं था कि मैं जाऊंगा, मैं श्योर नहीं था कि मैं 6 महीने बाद वापस अपीयर करूंगा, पर मेरे को लग रहा था कि शायद हो सकता है कि मेरे को वापस जाना पड़े, 1-2 पेपर में वो कर दे, लटका दे। तो मेरे को डर लग रहा है कि शायद गड़बड़ हो जाएगा, बट आई एम नॉट श्योर कि गड़बड़ हो के रहेगा। इसको बोलते हैं एंटिसिपेशन। तो एंटिसिपेटरी ब्रीच का ट्रू मीनिंग होता है, ट्रू मीनिंग कि हम लोग को शायद लग रहा है कि ब्रीच हो सकता है। तो वन ऑफ द पार्टीज जो है जिसको डिलीवर करना था, उसने बता दिया कि शायद मैं ब्रीच कर दूंगा, शायद नहीं दे पाऊं, श्योर नहीं हूं। तो अब इस केस में तुम्हारे पास 2 उपाय है, या तो तुम उसी दिन उसको ब्रीच मानो इमीडिएटली और रेमेडी वेमेडी जो क्लेम करना करो, या फिर तुम इस शायद को बेनिफिट ऑफ डाउट दो, वेट करो ड्यू डेट तक, देखो कि हो पाएगा कि नहीं, और फिर ब्रीच मानना। तो इसमें 2 रेमेडी होता है, या तो इमीडिएटली ब्रीच मान के मूव ऑन, या फिर ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज ऑपरेटिव एंड वेट टिल द ड्यू डेट। ठीक है, तो 2 रेमेडीज है इसमें। ये सब थोड़ा लैंग्वेज को पकड़ के चलना, इमीडिएटली और यहाँ पे ऑपरेटिव, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को ड्यू डेट तक मानेंगे कि हाँ वैलिड है, फिर देखेंगे ब्रीच हो रहा है कि नहीं। ओके, तो 5 वेज ऑफ डिस्चार्ज कंप्लीट होता है। अब रेमेडीज, ये आखिरी स्लाइड है, ठीक है। रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, 5 रेमेडी दिख रहा है, एक एक करके बात कर रहे हैं। फर्स्ट रेमेडी क्या है? रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? कैंसलेशन। पहला रेमेडी ये है, अब यहाँ पे अपना फीलिंग कुछ इस तरह से है, किसी के साथ हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट था और वो पर्सन ब्रीच कर दिया, मतलब मना कर दिया, परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो मेरे पास क्या क्या रेमेडी है? मेरे पास 5 रेमेडीज है। फर्स्ट, मैं कॉन्ट्रैक्ट को रेसेंड या कैंसिल कर सकता हूं। तुम नहीं परफॉर्म करेगा, मैं भी नहीं करूंगा, चलो हटो, दैट काइंड ऑफ थिंग, दैट इज फर्स्ट रेमेडी। सेकेंड रेमेडी, डैमेजेस। ये सबसे कॉमन है, सबसे कॉमन है। कौन सा? डैमेजेस। अच्छा, अब मैं कुछ बोल रहा हूं, देखो किसको किसको आता है। कितना टाइप का डैमेजेस होता है? लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे, सोच के बोलना। कितना टाइप का डैमेजेस होता है? कितना टाइप का डैमेजेस होता है? 5। पहला डैमेज बोलो कौन सा? ऑर्डिनरी डैमेज। पहला डैमेज क्या होता है? ऑर्डिनरी डैमेज का मतलब बोलो डायरेक्ट डैमेज। ऑर्डिनरी डैमेज मतलब डायरेक्ट डैमेज, तुम्हारे ब्रीच करने से मेरे को डायरेक्टली इतने रुपए का लॉस हुआ, दैट्स कॉल्ड डायरेक्ट डैमेज। सेकंड क्या होता है? स्पेशल डैमेज। स्पेशल डैमेज मतलब इनडायरेक्ट डैमेज,
तुम्हारे नहीं करने से मेरे को इनडायरेक्टली डैमेज हुआ है, दैट्स कॉल्ड स्पेशल डैमेज, ठीक है। थर्ड क्या? अच्छा, विंडिक्टिव खाली एक ही है कि 3 नाम था उसमें? विंडिक्टिव डैमेज और प्यूनिटिव डैमेज और एग्जेम्पलरी डैमेज। विंडिक्टिव डैमेज क्या होता है? ये पनिशमेंट होता है एक्चुअली, ये डैमेज नहीं है, ये पनिशमेंट है कि तुम ब्रीच नहीं कर रहा, तुमको सबक सिखाएंगे। सबक सिखाने का पावर मेरे पास है कि कोर्ट के पास? कोर्ट के पास। तो विंडिक्टिव डैमेज कौन ऑर्डर करता है? कोर्ट, तभी होगा वरना नहीं होगा। चौथा नॉमिनल डैमेज। नॉमिनल डैमेज का मतलब क्या होता है? सुनो, एक्चुअली कोई डैमेज हुआ नहीं हम लोग को, एक्चुअली हम लोग को कोई डैमेज हुआ नहीं है, पर वो पार्टी ने ब्रीच किया है, पर उसके ब्रीच करने से हम लोग को कोई डैमेज नहीं हुआ है, तो फॉर्मेलिटी के लिए 10 रुपया 100 रुपया डैमेज ले रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? नॉमिनल डैमेज, ठीक है। पांचवा क्या? लिक्विडेटेड डैमेज। लिक्विडेटेड डैमेज सबसे हिट चीज है, एकदम सॉलिड। लिक्विडेटेड डैमेज के लिए मैं तुमको एग्जांपल दूंगा, समझाऊंगा। कई जन को ये लिक्विडेटेड डैमेज का असली वर्ड ही नहीं, मतलब मीनिंग ही नहीं पता, ठीक है। लिक्विडेटेड डैमेज होता है क्या? देखो, कुछ डैमेजेस ऐसे होते हैं ना जिसको रूपी में नापना बड़ा मुश्किल है। कुछ डैमेजेस ऐसे होते हैं जिसको रुपीस में नापना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। टेक फॉर एग्जांपल रेप्यूटेशन का डैमेज। रेप्यूटेशन का डैमेज रुपीस में नापना बहुत मुश्किल है। तुम्हारा रेपुटेशन कितना है? 50 रुपया, ठीक है। दूसरे का रेपुटेशन कितना है? 50। तो यू कैन नॉट मेजर रेप्यूटेशन इन रुपीस। तो अब इन सब केसेस में क्या होता है ना, हम लोग पहले से एक डैमेज डाल के रख देते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, एक प्री एस्टिमेटेड अमाउंट डाल देते हैं, एक प्री एस्टिमेटेड अमाउंट। सबसे ज्यादा लिक्विडेटेड डैमेज कहां देखने को मिलता है? सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स में, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ मूवी स्टार हैज गिवन डेट्स फॉर द शूटिंग। अ मूवी स्टार हैज गिवन डेट्स फॉर द शूटिंग। ना अब क्या होता है कि अगर उस डेट्स पे वो नहीं जाता है तो पूरा शूटिंग डिले होता है, रिलीज डेट डिले होता है। अब रिलीज पे डिले होने से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे फर्क पड़ेगा, लेकिन इसको एग्जैक्टली नापना मुश्किल है ना। तो यहां पर क्या होता है, दोनों पार्टी पहले से ही एक प्री एस्टिमेट निकाल लेता है कि अगर आपने गड़बड़ किया तो हमारे हिसाब से इतना रुपया तक का डैमेज हो सकता है। तो वो एस्टिमेटेड अमाउंट वो लिख दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट में, उसको बोलते हैं लिक्विडेटेड डैमेज। दूसरा एग्जांपल सोचो, कोई लाइव शो है, लाइव शो का टिकट्स बिक चुका है, ठीक है। कोई ये मूवीज, ये क्या होते हैं वो सिंगर, ठीक है, अरिजीत सिंह है ना, सोनू निगम वगैरह, तो ये जो सिंगर्स लोग होते हैं, ठीक है, ये लोग का मतलब लाइव शोज वगैरह होता है, इसमें अच्छा खासा कमाई होता है, सारा टिकट विकेट बिक चुका लाइव शो का। अब जब परफॉर्म करना था, प्रकट नहीं हुआ, ठीक है, नहीं आया परफॉर्म करने के लिए। तो अब इस केस में जो भी लोग आए हैं उनको तो उनका पैसा रिफंड करना ही पड़ेगा, लेकिन साथ साथ जिस कंपनी ने इतना बड़ा ऑर्गेनाइज किया होगा उस कंपनी का भी तो इज्जत खत्म ना। तो वो लोग एक एस्टिमेटेड अमाउंट डाल देते हैं, इसको क्या बोलते हैं? लिक्विडेटेड डैमेज। ये डिस्कशन खत्म। बैक टू ऑब्जेक्टिव्स। पेज 6। ओहो, क्या था ये? रेमेडीज फॉर ब्रीच में डैमेजेस के बाद थर्ड, अ डेक्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। डेक्री मतलब कोर्ट ऑर्डर, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मतलब मैं सामने वाले को ब्रीच करने दूंगा ही नहीं, मैं सामने वाले को ब्रीच ही नहीं करने दूंगा। अगर वो ब्रीच कर रहा है, मैं कोर्ट में जाके बोलूंगा कि इस आदमी को आप फोर्स करो कि ये जो प्रॉमिस किया था वो परफॉर्म करे। तो एक तरह से तुम उसका ब्रीच ही रोक रहे हो, दैट्स कॉल्ड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। नाउ इन फ्यू केसेस कोर्ट विल नॉट गिव यू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाला रेमेडी। कोर्ट बोलेगा ना
जहां डैमेजेस से शांति मिल जाए वहां स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं है। तो डैमेजेस ले लो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने के लिए मैं मजबूर नहीं करूंगा, कोर्ट बोल सकता है। दूसरा, जहां पर भी लोगों का स्किल्स या वॉल्यूशन इन्वॉल्व होता है ना, मतलब पर्सनल स्किल्स वगैरह, चॉइस, वहां पे भी कोर्ट बोलेगा कि मैं मजबूर नहीं करूंगा कि वो तुम्हारे लिए आके नाचेगा, नो। तुम वहां पे डैमेजेस या फिर कोई और रेमेडी मांग लो। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है कि कुछ केसेस बताओ जहां पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट तुमको नहीं अलाउ करेगा। ओके। चौथा, इंजंक्शन मतलब स्टे ऑर्डर। कोई आदमी कुछ करने वाला है, उसको रोक दिया जाए बाय अ स्टे ऑर्डर। लास्ट, क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट में क्या होता है कि प्रपोर्शनेट पैसा क्लेम करो ना। रुको, क्वांटम मेरिट बहुत डिटेल में है, इसको मैं आज डिस्कस नहीं करूंगा। क्वांटम मेरिट अगले दिन डिस्कस होगा। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है क्वांटम मेरिट, ये यूके प्रोनाउंसिएशन है। ओके। अब तो ठीक है ना? ऑब्जेक्टिव्स में आ रहा हूं, प्लीज चुप हो जाओ। ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर रहा हूं, प्लीज। फर्स्ट क्वेश्चन, अरे कितना बात करेगा, चुप हो जाए यार। Question number 3. Acceptance by the promisee of a lesser fulfillment of the promise. Lesser fulfillment of promise मतलब partial waiver. तो partial waiver को क्या बोलते हैं? Remission. तो आंसर होगा remission. अरे इसका ऑब्जेक्टिव्स ना बहुत सस्ते लेवल का है, मतलब बहुत ज्यादा वो नहीं करना पड़ता, एकदम फटाफट होता है। ठीक है, तो ऐसे मत करो। क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव नंबर 5, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज मे नॉट रिमेन द सेम। कौन सा टाइप है जहां कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज बदल सकता है? नोवेशन। तो आंसर है नोवेशन। द म्यूचुअल कंसिडरेशन फॉर डिस्चार्ज बाय रेसिजन इज। अच्छा, रेसिजन मतलब क्या? कैंसलेशन। कैंसलेशन मतलब है ना तुमको परफॉर्म करने की जरूरत है ना मुझको परफॉर्म करने की जरूरत है, ना तुम मेरे से परफॉर्मेंस डिमांड करोगे और ना मैं तुमसे परफॉर्मेंस डिमांड करूंगा। नंबर सी, अ प्रॉमिस नॉट टू डिमांड परफॉर्मेंस फ्रॉम ईच अदर। कैंसिल करें, ना तुम मेरे से डिमांड करेगा परफॉर्मेंस ना मैं तुमसे करूंगा। 13, इन केस ऑफ कॉमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी performance cannot be excused. True. Parties are discharged from contract. No. तो आंसर है A. फिर वही आ गया। एक बार मेरे को बताना क्वेश्चन नंबर क्या था। हाँ यही है। 14, X of Delhi agreed to sell 100 bales of cotton at 1000 rupees per bale and to deliver within a fortnight at the buyer's godown at Lahore if these goods were to be manufactured by Z. अरे वो बोल रहा है कि Z अगर थर्ड पार्टी बना दिया ना तो मैं 15 दिन में आपके यहाँ डिलीवरी कर दूंगा। थर्ड पार्टी अगर नहीं बना पाया तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होगा क्या? थर्ड पार्टी अगर फेल कर जाए परफॉर्म करने में जिस पे कॉन्ट्रैक्ट निर्भर करता है, इज दैट रिगार्डेड एज सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी? नो। तो मेरे से क्या पूछा? बट इफ जेड डिडंट मैन्युफैक्चर देन द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट डिस्चार्ज्ड। नॉट डिस्चार्ज्ड ये भी सही है। बायर कैन क्लेम कंपेंसेशन ये भी सही है। नंबर डी, बोथ बी एंड सी, ये ज्यादा सही है। तो आंसर है डी। एक्स अंडरटेक्स टू पेंट अ पिक्चर फॉर वाई। अरे पेंटिंग करना ये पर्सनल स्किल चाहिए कि नहीं? मरने के बाद तो हो नहीं पाएगा अंदर। He dies before he paints the picture. The contract is discharged by death. If the performance of the contract becomes impossible due to the act of omission of a party, it is called
कोई आदमी है जो करा ही नहीं है, उसकी गलती, वो इग्नोर कर दिया, तो इसको इम्पॉसिबल बोलेंगे क्या? नहीं, इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ इंड्यूस्ड इम्पॉसिबिलिटी, खुद ही इंड्यूस किया. When a person is declared insolvent by the court of law, he is discharged from all the liabilities on all the contracts entered into up to the date of appointment of official assignee? No. Up to the date he restarts new business? No. Up to the date he is released from court? एक second. He is discharged from all liabilities on all contracts entered into up to the date he is released from court? No. Up to the date of इंसॉल्वेंसी. रिलीज का डेट अलग होता है और इंसॉल्वेंसी का डेट अलग होता है. सपोज एक आदमी बैंकरप्ट हो गया, तो बैंकरप्ट कैसे होता है? कोर्ट में जाके पिटिशन डालेगा अंडर द प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट या फिर प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट, और बोलेगा कि प्लीज मेरे को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो. कोर्ट जांच पड़ताल करके इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देगी. करने के बाद ये हुआ डेट ऑफ इंसॉल्वेंसी. अब करने के बाद लिक्विडेटर उसका सब बेचा बाचेगा, सल्टाएगा, फिर कोर्ट उसको एक सर्टिफिकेट ऑफ डिस्चार्ज देगा, रिलीज करेगा. तो रिलीज डेट अलग होता है और इंसॉल्वेंसी का डेट अलग होता है. तो उसका जितना भी लायबिलिटीज है जो इंसॉल्वेंसी डेट तक होता है ना, वो केवल डिस्चार्ज होता है. ठीक है, नॉट अप टू रिलीज डेट. तो आंसर होगा डी, अप टू द डेट ऑफ इंसॉल्वेंसी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. When a contract ceases to bind the parties, when a contract ceases to bind the parties, मतलब अब कोई contractual obligation नहीं है, then the contract is discharged. A was the tenant of B's house. A purchased the house. Tenancy को खरीद लिया पूरा. तो ये कौन सा एग्जाम्पल था? मर्जर. देखो, इस आदमी ने अग्रीमेंट में ना भयानक चेंज कर डाला. अग्रीमेंट था 500 स्क्वायर यार्ड्स का. ठीक है, ये क्वेश्चन देख के बताया जा सकता है कि ब्रिटिश एग्जाम्पल है, इंडिया का नहीं, बिकॉज इंडिया में यार्ड्स का यूनिट चलता ही नहीं है, वो खाली यूके में चलता है. तो एक आदमी ने 500 स्क्वायर यार्ड्स का प्रॉपर्टी खरीदने का अग्रीमेंट किया था, बाद में काट के 300 कर दिया. 500 स्क्वायर यार्ड्स का एरिया का प्रॉपर्टी खरीदना था, बाद में अपने आप ही बिना बताए काट के बदल दिया. इसको बोलते हैं अनऑथराइज्ड मटीरियल ऑल्टरेशन. इन केस ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच, क्या आंसर होगा? एंटिसिपेटरी ब्रीच या तो आज ही रेस्टेड मान लो या फिर ऑपरेटिव मान के ड्यू डेट को करना. तो दोनों में से कुछ भी. अच्छा वेट, सी की डी? मैं दोनों में से एक ही कर सकता हूं कि दोनों एक साथ आज भी ब्रीच मानेंगे कल भी ब्रीच मानेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता, कोई एक ही करेंगे ना. तो इसका होगा आइदर ए और बी, सी. Where the impossibility is unknown to both parties, agreement is void ab initio when the impossibility is discovered. Both discovered. C. A contracts with B to supply certain goods at B's warehouse by 15th May and B agrees to pay on delivery. Both of them may agree to modify the terms. Say delivery on 18th May and payment 1 week since delivery. The original contract is discharged by alteration. सेम पार्टी से केवल उन्होंने अपना टर्म्स थोड़ा सा चेंज कर लिया कि मैं डिलीवरी लेट करूंगा, पैसा लेट देना, तो ये क्या हो जाएगा? ऑल्टरेशन. नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी फॉर अ वेवर. ट्रू. मैं वेव कर रहा हूं, मेरे को नहीं चाहिए, तो इसके लिए मैं बदले में कुछ प्राप्त करूंगा, जरूरी नहीं है, मैं अपनी इच्छा से वेव कर सकता हूं. A bill of exchange which was accepted by K reaches K. ये टॉपिक मैं समझा रहा हूँ, सुनो. एक्चुअली ये ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा अप लेवल हो गया. सुनो, एक बार ध्यान सुनो प्लीज. ऐसा एग्जाम्पल जो है ना, यू विल नॉट फाइंड इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ये ऑब्जेक्टिव्स में पैदा किया हुआ एग्जाम्पल है, पर ये जबरदस्त है. एक एक्ट आएगा आगे जाके आईपीसी में जिसका नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. स्टोरी क्या है तुम सुनो, ध्यान से स्टोरी सुनो. मेरे पास एक बिल ऑफ एक्सचेंज है. बिल ऑफ एक्सचेंज समझते हो? तो बिल रिसीवेबल, बिल पेबल. तो बिल ऑफ एक्सचेंज में एंडोर्स कर सकता हूं. मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज इसको दिया, इसने किसी और को, उसने फिर किसी और को, वो बिल फिर घूम के मेरे पास ही आ गया.
तो मैंने ही वो बिल ऑफ एक्सचेंज पूरा चेन में छोड़ा था और वापस मेरे पास ही आ चुका है, तो अब मैं क्या अपने आप को पे करूंगा क्या? इसको बोला जाता है नेगोशिएशन बैक। इसको क्या बोलते हैं? नेगोशिएशन बैक। मैं नेगोशिएट कर करके दूसरों को दे रहा था, वही घूम के मेरे पास आ गया। तो नाउ द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑन दैट बिल मर्जेस इन द सेम पर्सन। मेरे लिए शुरू में वो क्या था? बिल पेएबल। अब जब घूम के मेरे पास ही आ गया तो वो क्या बन गया? बिल रिसीवेबल। तो राइट्स एंड लायबिलिटीज वेस्ट इन द सेम पर्सन ना, कॉन्ट्रैक्ट इज अपने आप ही डिस्चार्ज। अब मैं अपने आप को थोड़ा पैसा दूंगा, ये लो पैसा। सो राइट्स, सो आंसर है सी, राइट्स एंड लायबिलिटीज वेस्टिंग इन द सेम पर्सन, कॉन्ट्रैक्ट इज discharged. In case of alteration, there is a change in the parties. False. Novation में change in parties हो सकता है, alteration में change in parties नहीं, तो false. क्या? अबे वो है, हाँ ये खत्म। एक बार सुनना प्लीज, चुप हो जाओ। ऑब्जेक्टिव नंबर 6 भी है, इसके अंदर काफ़ी ऑब्जेक्टिव्स है डिस्कस करने के लिए। इसको डिस्कस करूं कि इसका आंसर प्रिंट में दे दूं, चलेगा? एक बार कितने जन मेरे को ऑब्जेक्टिव डिस्कस, तुम देख रहे हैं मैं बहुत स्पीड से कर रहा हूँ, इतना स्पीड मैंने कभी पढ़ाया नहीं लाइफ में आज तक, ठीक है? पढ़ा बोल रहा हूँ, ठीक है? फिर चालू, ये सब रिकॉर्ड होता है, तुमको पता है? हो क्या कर रहे हैं? अच्छा मैं बोल रहा हूँ, मेरे को ये डिस्कस करने में 10 मिनट से ऊपर नहीं लग सकता। कर दें? हाँ, क्या कर रहा है? मैक्स 10 मिनट्स लगेगा, ठीक है? पहला पॉइंट, ऑर्डिनरी डैमेजेस। सुनो, ऑर्डिनरी डैमेजेस चाहे अग्रीमेंट में लिखा हो या नहीं लिखा हो, हम लोग रिकवर कर सकते हैं। स्पेशल डैमेजेस केवल तभी मांग सकते हैं जब अग्रीमेंट में लिखा हुआ हो। और एक डैमेज होता है रिमोट डैमेज, वो तो कभी नहीं मांग सकते। रिमोट डैमेज तो कभी नहीं मांग सकते, ठीक है? आई रिपीट वंस मोर, लिसन टू मी केयरफुली। अब सिंस ये नाम आ गया है तो थोड़ा समझाना पड़ेगा, सुन लो प्लीज। हमेशा जब भी ये ऑर्डिनरी स्पेशल डैमेज या रिमोट डैमेज आता है ना, तो कई जनों के मन में कन्फ्यूजन आ जाता है। तो मैं उस एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ। ऑर्डिनरी डैमेज मतलब जो नॉर्मली तुम्हारे ब्रीच करने से हुआ, वो डायरेक्ट डैमेज। स्पेशल डैमेज जो ब्रीच करने से डायरेक्टली नहीं हुआ, इनडायरेक्टली हुआ है, ठीक है? रिमोट डैमेज का तो मतलब है जिसका उस ब्रीच से दूर दूर तक लेना देना ही नहीं था, ओके? ऑर्डिनरी डैमेज कैन बी रिकवर्ड whether or not mentioned in the agreement. Special damage can be recovered only if mentioned in the agreement. Remote damage, whether or not mentioned in the agreement, you cannot recover it. ठीक है, ये क्लियर है? अब देखो ऑर्डिनरी डैमेज क्या है। सपोज हम लोगों ने मशीन खरीदा कोई चीज़ का, ठीक है? मशीन से प्रोडक्शन होता है, गुड्स चालू होता है। हम लोग का डेली का 5 लाख का सेल्स है, 5 लाख का डेली का सेल्स है। तो जिससे मशीन खरीद रहे उसको बोल दिया था कि भाई देख, डेली का 5 लाख का सेल्स होता है, तुम मशीन जितना लेट से देगा मेरा उतना ही सेल्स लॉस्ट हो जाएगा, तो मेरा कमाई खत्म होगा। दैट्स ऑर्डिनरी डैमेज, ठीक है? इस बार हम लोग के पास कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट आया था कहीं से जिसमें बहुत ज्यादा काम था, तो पर डे का मेरा कमाई 8 लाख होता, पर डे का कमाई 8 लाख होता ना। यहाँ पे 5 लाख तो मैं रोज का ऐसे ही कमाता हूं, लेकिन इसमें 8 लाख यानी 3 लाख एक्स्ट्रा। तो वो मशीन लेट आने से आई लॉस्ट दिस कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे 5 लाख तो ऑर्डिनरी डैमेज है, वो क्लेम कर सकते हैं। जो 3 लाख एक्स्ट्रा है वो
स्पेशल डैमेज है, वो तभी क्लेम होगा जब पहले से बोला हुआ हो। और तीसरा होता है रिमोट डैमेज विच इज नॉट एट ऑल लिंक्ड विद द कॉन्ट्रैक्ट। रिमोट डैमेज का भी मैंने एक एग्जाम्पल दिया तो बता रहा हूं। आज क्लास है हम लोग की, रिविजन क्लास। तुम आ रहे थे रास्ते में, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, ठीक है तो एक्सीडेंट होने की वजह से, अरे चुप हो जाओ, तुमको थोड़ा सा नुकसान हुआ है, ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है, ठीक है, सिर्फ एक पैर का वो टूटा है, हड्डी, ठीक है। तो अरे मतलब रिपेयर हो जाएगा, ऐसा नहीं कि रिपेयर नहीं होगा, रिपेयर हो जाएगा, ओके। तो उसको ठीक कराने में तुम्हारा सपोज उसको ठीक कराने में तुम्हारा 1 लाख रुपया लगेगा, ओके। नाउ ऑब्वियसली तुम इस चीज के लिए SSCI को सू नहीं कर सकता, मेरे को भी नहीं कर सकता, नहीं, it is remote damage not at all related to contract. Ordinary damages are damages which arise in the usual course of action. So A. Number 2, the measure of damages in case of breach of contract is the difference between contract price and market price. A. Contract price and market price. Number 5, the damages which can be awarded even if the aggrieved party has not suffered any loss. तुमको लॉस हुआ ही नहीं एक्चुअली कोई जबरदस्त, तो राई मासा डैमेज लेंगे ना, वो नॉमिनल डैमेज, तो नॉमिनल डैमेज सी। नंबर 6, एग्जेम्पलरी डैमेज। अब देखो कई जन बोल रहे थे उस वक्त विंडिक्टिव, कौन सा नाम लिखा है यहाँ पे, एग्जेम्पलरी, तो तीनों नाम याद रखो, विंडिक्टिव डैमेज, प्यूनिटिव डैमेज, एग्जेम्पलरी डैमेज, ये तीनों का एक ही मकसद है, पनिशमेंट देना, तो आंसर है पनिशमेंट, डी। नेक्स्ट, जनरली विच ऑफ द फॉलोइंग डैमेजेस आर नॉट रिकवरेबल? रिमोट डैमेजेस। नंबर 11, if the damages which were ought to be prevented were not सुनो, कोई ऐसा केस है जहां पर ब्रीच की वजह से तुमको डैमेज हो रहा है, कोई ऐसा केस है जहां पर ब्रीच की वजह से तुमको डैमेज हो सकता है, पर तुम्हारे कंट्रोल में था कि तुम उस डैमेज को अवॉइड कर सको, फिर भी तुमने जबरदस्ती अवॉइड नहीं किया, तो ऐसा डैमेज क्या तुम क्लेम कर पाओगे? नहीं। 11, if the damages which were ought to be prevented were not prevented by the aggrieved party, वो पार्टी खुद ही डैमेज प्रिवेंट नहीं किया जानबूझ के, then the aggrieved party can not claim damages. Last page. 13, the essence of a liquidated damage. अच्छा, liquidated damage तो पहले से estimate करना पड़ता है ना, so it should be a genuine pre-estimate. The essence of a liquidated damage is that it should be a genuine pre-estimate. 17, specific performance may be ordered by the court. अच्छा, मैंने बताया था ना कुछ केसेस है जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट नहीं देगा, जहां डैमेज एडिक्वेट रेमेडी हो वहां पे कोर्ट बोलेगा डैमेज ले ले, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मत मांगो। ये क्वेश्चन उल्टा है, ये बोलता है कब कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देगा? जब डैमेज एडिक्वेट रेमेडी नहीं होगा, तो व्हेन डैमेजेस आर नॉट एन एडिक्वेट रेमेडी, तब कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अलाउ करवा देगा। सी। नंबर 20, इन केस नंबर 20 जो है ना, ये क्वांटम मेरियट का अलग एग्जाम्पल है, ठीक है। क्वांटम मेरियट टॉपिक कल पढ़ाऊंगा ही, तो आएगा, पर बोल देता हूँ, क्वांटम मेरियट का मतलब होता है प्रोपोर्शनल परफॉर्मेंस। तो हम लोग क्या करते हैं ना, जितना रुपया देना होता है उसका प्रोपोर्शनल निकाल के देते हैं। उसमें एक केस होता है जहां कॉन्ट्रैक्ट को पूरा परफॉर्म किया गया बट बैडली परफॉर्म किया गया, तो वहां पर जितना उसको ठीक करने का पैसा लगेगा ना, वो माइनस करके दे सकते हैं, उसको भी क्वांटम मेरियट माना जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, इन केस अ कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटली परफॉर्म्ड बट द परफॉर्मेंस इज पुअर, देन द अदर पार्टी कैन क्लेम क्वांटम मेरिट। नेक्स्ट, 26, सूट फॉर इंजंक्शन। इंजंक्शन मतलब होता है स्टे ऑर्डर, सामने वाले को कुछ काम करने से रोक दो, रिस्ट्रेन कर दो, तो इसका आंसर है बी,
demanding the court's intervention in order to prohibit a person from doing a particular act. 28. Where a party does something which he promises not to do, which suit can be filed. कोई आदमी कुछ ऐसा कर रहा है जो उसने बोला था कि वो नहीं करेगा फिर भी कर रहा है, तो उसको रोकना है, तो क्या ऑर्डर चाहिए? इंजंक्शन. तो आंसर है इंजंक्शन. इस बार रोकना चाहते हैं, करवाना नहीं चाहते. करवाना चाहते होते तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. 30 इज गुड. सुनो, 30 का जो एक्सप्लेनेशन है ना, मैंने बाजू में लिख के दिया. बाजू में देखो एक बॉक्स है, बगल में देखो एक बॉक्स दिया हुआ है ना, वहां पे अर्नेस्ट, मेरे में नहीं है, दिख रहा है तुमको क्या? उसमें अर्नेस्ट मनी और एडवांस के बीच में एक डिफरेंस दिया हुआ है. अर्नेस्ट मनी या एडवांस क्या होता है? कोई सामान खरीद रहे हैं, एडवांस में पैसा देते हैं, ठीक है. अर्नेस्ट मनी भी उसी टोन में होता है कि पहले से दे दिया पैसा, पर दोनों में एक फर्क है अर्नेस्ट मनी और एडवांस में. एडवांस के केस में ना फोरफीट नहीं किया जा सकता. अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी हो जाए तो एडवांस कैन नॉट बी फोरफीटेड. अर्नेस्ट मनी फोरफीट हो जाता है, ठीक है. एक बार वो टेबल प्लीज पढ़ो जो बॉक्स बगल में बना के दिया है. What is the difference between earnest money and advance? The seller can forfeit the earnest money, but he cannot forfeit the advance. ठीक है. तो अर्नेस्ट मनी और एडवांस सेम होता है कि कोई सामान खरीदना है, पहले से एडवांस में रुपया दे दिया, एडवांस को वो फोरफीट नहीं कर पाएगा, लेकिन अर्नेस्ट मनी बोल के दिया है तो फोरफीट कर सकता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया बोल के हम लोग फोरफीट कर रहे हैं, ठीक है. अब मेरे सामने क्वेश्चन क्या है? 30. Dash is a part of the purchase price and is paid when the contract is entered into. कोई भी स्टूडेंट इसका आंसर दो टोन में दे सकता है, या तो एडवांस या अर्नेस्ट मनी, दोनों में से कोई भी, लेकिन बेटर आंसर होता है अर्नेस्ट मनी. बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच किया तो अर्नेस्ट मनी सेलर फोरफीट कर सकता है, तो बेटर आंसर इज अर्नेस्ट मनी, सी. 33. The right to sue on quantum Marriott lies with. क्वांटम मेरिट के लिए कौन सू कर सकता है? अग्रीव्ड पार्टी, जो दुखी है, जिसका गलती नहीं है. तो आंसर है द पार्टी विच इज नॉट एट फॉल्ट, बी. 36. If the compensation is to be paid on breach of contract, is the genuine pre-estimate liquidated damage? 37. In case of the measure of damage depends on the severity of shock of the sentiments. ये शादी ब्याह वाला है, हालांकि ये बुक का एग्जाम्पल है. मैंने पहले भी कई बार बोला कि शादी ब्याह का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन ये बुक का एग्जाम्पल है खुद कॉन्ट्रैक्टर का, कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को प्रॉमिस किया कि वो मैरी करेगा, फिर वो नहीं किया, ठीक है. तो यहाँ पे पूरा सेंटिमेंटल वैल्यू है ना उस चीज का, तो इस केस में उस आदमी को पनिशमेंट मिलेगा. तो पनिशमेंट वाला डैमेज कौन सा होता है? विंडिक्टिव डैमेज. ये बुक का एग्जाम्पल है, मैं पहले बोल रहा हूं शादी ब्याह में इस तरह का चीज नहीं होता. ओके, इट्स नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट, लास्ट 38. इंजंक्शन का मतलब होता है रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर, किसी आदमी को रिस्ट्रेन करना. तो आंसर है सी, रिस्ट्रेनिंग. ओके, मैं कल मिलता हूं. हाँ.